तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जीरो टू को दिखाया जाता है, जो उस टकलू बॉस के तरफ देख रहा होता है और उसे घूर घूर के देख के जो टकलू बॉस ने कहा था कि पिछले एपिसोड में कि तुम कौन हो, ये सुनकर अपना जीरो टू कहने लगता है उस टकलू बॉस से कि ये फनी क्वेश्चन है। ये कहने के बाद जीरो टू अपने बंदूक से उसके ऊपर निशाना लगाता है और उस टकलू बॉस को जवाब देते हुए कहने लगता है कि क्या तुम पहले नहीं थे जिसने हम पर अटैक किया है। ये कहने के बाद जीरो टू उसके ऊपर गोलियां चलाता है। जीरो टू ने जो गोलियां चलाई होती है उसके गन पे लगती है और गन उसको छूट जाती है, और तो कुछ गोलियां उसके हाथों पे और कंधे पे शोल्डर पे लगती है, जिसके वजह से उसको खून निकलता है जिस उस साइड से जिधर गोली लगती है। गोलियों से बचने के लिए वो टकलू बॉस साइड में भागने लगता है, लेकिन अपना जीरो टू उसको भागने नहीं देता और उसके ऊपर गोलियां चला देता है। उस मोटू बॉस को दिखाते जो गोलियां अपने तरफ आते हुए देख के अपना हाथ बीच में लाता है, अपना सर को कवर कर लेता है। लेकिन टकलू बॉस भी चालू था, वो अपने कोट में से अपनी पिस्तौल निकालता है और अपने जीरो टू के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। उतने में जीरो टू की तरफ दिखाते हैं, उसकी गोलियां आते हुए देख के अपना जीरो टू साइड में हट जाता है और उस मोटू बंदे के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, वो भी कंटिन्यूसली। इसके वजह से उसकी गोलियां खत्म होती है अपने जीरो टू की। जैसे ही मोटू ये देख लेता है कि जीरो टू की गोलियां खत्म हो चुकी है, तो वो उसके करीब आने लगता है और उसकी तरफ भागने लगता है। और जीरो टू के पास आने के बाद वो हंसने लगता है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हुए जीरो टू के ऊपर गोली चलाता है। लेकिन जीरो टू का रिफ्लेक्स इतना तेज रहता है, जैसे ही मोटू गोली चलाता है उतने में ही अपना नंबर टू अपने हाथों से उसके गन वाले हाथों को ढकेल देता है बाजू के साइड में, और वो गोली साइड में लग जाती है। नंबर टू उस मोटू बॉस का हाथ नहीं छोड़ता और दूसरे हाथों से उसके ऊपर अपनी छोटी पिस्तौल लेके पॉइंट आउट करता है, और नंबर टू उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है। उतने में टकलू बॉस भी उसका हाथ झटक देता है, इसलिए नंबर टू की भी गोली साइड से चली जाती है उसके। उतने में ही टकलू बॉस जीरो टू को पास घूर घूर के देखने लगता है, तभी जीरो टू को भी दिखाते हैं जो टकलू बॉस को घूर घूर के देख रहा होता है। उतने में दोनों को भी दिखाते हैं जो जीरो टू जो मोटू के हाथों वाली गन को झटक देता है, और मोटू भी जीरो टू के हाथ में जो गन रहती है उसको भी मोटू झटक देता है, जिसके वजह से दोनों की भी गन ग्राउंड पर गिर जाती है, जिसके वजह से मोटू बहुत जरा स्ट्राइक होता है। तो अपना जीरो टू मौके का फायदा उठाता है और अपना सर उसके चेहरे पे दे मारता है, जिसके वजह से मोटू बॉस पीछे चला जाता है। मोटू बॉस की तरफ दिखाते हैं जिसका नाक से खून आ रहा होता है और वो अपने दांत पीस रहा होता है और कहने लगता है अब तुम मरोगे। ये कहने के बाद वो मोटू बंदा अपना पंच बनाता है और जीरो टू के ऊपर दम लगा के एक पंच मारता है। पंच को आता हुआ देख के अपना जीरो टू अपने हाथों को सामने की तरफ कर देता है और मोटू के पंच को ब्लॉक कर देता है, लेकिन मोटू के पंच में इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, इसलिए अपना जीरो टू भी पीछे घसीटते हुए जाने लगता है। और फिर जीरो टू एक जगह पे जाके रुक जाता है और उसके तरफ घूर के देखने लगता है, और जीरो टू ने जिस पंच को रोका था उसका इम्पैक्ट देख सकते हो, उसके हाथों से धुआं भी निकलने लगता है अपने जीरो टू के। लेकिन जीरो टू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो टकलू बॉस को घूरते हुए देखता है। ये देखने के बाद टकलू बॉस गुस्सा होता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे क्लोज कॉम्बैट में हरा सकते हो। ये कहने के बाद टकलू बंदा अपने जीरो टू के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन जीरो टू उस पंच को आता हुआ देख के नीचे झुकता है और उसे डॉच कर लेता है उसके अटैक से। जीरो टू को एक ओपनिंग मिली होती है, इसलिए वो तेजी से जाता है और उसके कमर के ऊपर एक पंच मारता है जोर से। क्लोज कॉम्बैट रहे या कुछ भी हो रहा है, जीरो टू ही रहता है। मोटू बॉस के कमर पे मारने के बाद वो तेजी से जाता है और उसके चेहरे पे ही अपना कोना मार देता है हाथों का, जिसके वजह से मोटू बंदे के चेहरे से खून निकलता है। खुद को पीटता हुआ देख के मोटू बंदा गुस्सा करता है और अपने जीरो टू के ऊपर एक पंच मारता है। मोटू बॉस का पंच जीरो टू के मुंह के सामने आ जाता है। जीरो टू उसका पंच आते हुए देखता है और अपने चेहरे को गार्ड करने के लिए अपने हाथों को अपने साइड में लेके आता है चेहरे पे, इसलिए मोटू बंदे का पंच का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन उस पंच से अपना जीरो टू पीछे हट जाता है। जीरो टू को पीछे हटता हुआ देखने के बाद मोटू बंदा हंसने लगता है जोर जोर से। अब इतना हंसने का क्या फायदा, नाक भी तो फूट चुकी है इसकी। लेकिन मोटू बॉस जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्सा करता है जीरो टू पे और कहने लगता है जीरो टू से तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फिस्ट में इतनी ताकत है जो मुझे गिरा सके। मोटू बॉस को ऐसा कहते हुए अपना जीरो टू फाइटिंग स्टाइल में आता है और अपना नाइफ निकालता है। उतने में जीरो टू को दिखाते हैं जो तीखी नजरों से उस मोटू बंदे के पास देखने लगता है और कहता है मैंने कभी भी तुम्हें केवल अपनी फिस्ट से हराने का इरादा नहीं किया था। ये कहकर जीरो टू के नाइफ पे दिखाते हैं जिसमें खून लगा हुआ होता है। ये सुनने के बाद वो टकलू बॉस अपना कुछ देख के हैरान होता है और वो देखता है कि उसके उंगलियों में से खून निकल रहा होता है। जीरो टू ने कभी उसके स्लैश मारा था ये हमें भी नहीं पता चलता। टकलू बॉस ये देखने के बाद वही सुन्न पड़ जाता है और अपने हाथों के पास देखने के बाद वो सोचता है कब किया।
उसने ये कब किया। टकलू बॉस ये सोच ही रहा होता है, उतने में जीरोटू को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से उसके ओर आ रहा होता है। उतने में ही टकलू बॉस को दिखाते हैं, उसको अपने करीब आता हुआ देख के बहुत गुस्सा करता है और कुछ तो चीज निकाल के अपने जीरोटू के पेट के ऊपर मारने की ट्राई करता है, लेकिन जीरोटू क्विकली रिस्पॉन्स करता है और उसके और जो चीज रहती है मोटू के पास उसकी चीज को वो अपने नाइफ से ऊपर की तरफ झटक देता है। ये होते ही जीरोटू डिस्टेंस खड़ा करता है और उस मोटे बॉस के पास देखने लगता है। तभी पता चलता है कि टकलू बॉस के पास एक नाइफ होता है। लगभग टकलू बॉस ने अपने जीरोटू के ऊपर स्नेक अटैक कर ही दिया था। टकलू बॉस जीरोटू को बचता हुआ देख के अपने दांत पीसने लगता है और गुस्सा करता है और गुस्से में और एक स्लैश मार देता है अपने जीरोटू के ऊपर और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन जीरोटू उसके अटैक को देख लेता है और उसको डॉज कर लेता है नीचे झुकते हुए। और टकलू बॉस इतना गुस्से में रहता है, उसका पावर का इम्पैक्ट तुम देख ही सकते हो, पेड़ में भी दरार पड़ जाती है और जीरोटू के पास देखते हुए कहने लगता है सिर्फ इसीलिए कि तुम इतने छोटी चीज का उपयोग कर रहे हो। ये कहकर वो जीरोटू के पास पीछे मुड़ के देखने लगता है। तभी जीरोटू पीछे बड़ी तेजी से उसके जाता है और पीछे से टकलू बॉस के शोल्डर को पकड़ लेता है। जीरोटू को अपने पीठ के पीछे देखते हुए उसके मुंह में भी गोटे आ जाता है। जीरोटू को अच्छा मौका मिला है इसलिए वो चौके पे 6 लगा देता है और एक स्लैश मारता है टकलू बंदे के ऊपर। ठीक वो स्लैश उसके नाक से बाजू से निकल जाता है और टकलू बॉस के पीठ के पीछे अपना जीरोटू बहुत सारे स्लैश मारने लगता है। ये देखकर टकलू बंदे को क्या याद आता है पता नहीं, पर अब किसी के वाटे में नहीं जाएगा, मतलब किसी के रास्ते में नहीं जाएगा। जीरोटू ने इतने स्लैश मारे होते उसके कंधे पे घाव बन जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। जीरोटू उधर ही नहीं रुकता और भी स्लैश मारने लगता है उसके कंधों पे, जैसे कि बाजुओं पे, जहाँ जहाँ पे स्लैश लगता है वहाँ पे बड़ा सा घाव होता है और उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखते हुए मोटू बॉस जीरोटू के पास देखने लगता है और फिर काउंटर अटैक करने लगता है। टकलू बॉस घूमता है और जीरोटू जो स्लैश मार रहा था उसे काउंटर करने के लिए अपने नाइफ से भी स्लैश मारने लगता है। दोनों के स्लैश एक दूसरे से टकराने लगते हैं। टकलू को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपने बॉडी पे जितने घाव हो रहे उसमें से खून निकलता है वो देखता नहीं, बदले में गुस्से में एक स्लैश मार देता है, लेकिन अपना जीरोटू उससे डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। चारों तरफ टकलू बॉस का खून बिखरने लगता है और तो टकलू बॉस थक चुका होता है फिलहाल। वो इतना दर्द में होता है, उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन दूसरे हाथ में उसने नाइफ पकड़ा हुआ होता है। वो गुस्से में जीरोटू के पास देखने लगता है। टकलू बॉस का हाथ इतना घायल रहता है कि अभी उसको थोड़े दिन तक धोने के वांदे हो जाएंगे। उतने में जीरोटू को दिखाते हैं जो शांति से खड़ा रहता है और उस टकलू बॉस के पास जाने लगता है उसे देखते हुए। जीरोटू को पास आता हुआ देख के टकलू बॉस जीरोटू के पास देखने लगता है और गुस्सा करने लगता है और अपने दांत पीसने लगता है और तो वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है क्योंकि वो थक चुका होता है इसलिए। उतने में दिखाते हैं वहाँ पे गोलियां चलने लगती है, फायरिंग होने लगती है। वहाँ पे वो फायरिंग अपने जीरोटू के ऊपर होने लगती है, इसलिए जीरोटू अपने बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। गोलियां और भी चलने लगती है इसलिए जीरोटू वहाँ से भागने लगता है और जंगल की तरफ जाने लगता है, अंदर की तरफ। उतने में टकलू बंदे को कोई आवाज देने लगता है अर्नोल्ड। उसका आवाज सुनने के बाद टकलू बॉस पीछे की तरफ देखने लगता है। आवाज जाना पहचाना होता है इसलिए वो अपने दांत पीसने लगता है। उतने में ही पीछे के साइड से वॉल्टर और उसकी टीम आ रही होती है और दूसरे साइड में से कमांडर और उसकी टीम आ रही होती है। इन लोगों ने ही नंबर 2 के ऊपर गोलियां चलाई होती है। उतने में वॉल्टर टकलू से कहने लगता है कि जल्दी करो ये सब खत्म हो गया है, लेकिन टकलू बॉस के पास दिखाते हैं उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वो सही से खड़ा भी नहीं हो रहा होता है और उसका बॉडी पूरा कांप रहा होता है। टकलू जैसे वैसे चलने लगता है और अपने ग्रुप के पास जाने लगता है। जीरोटू वही चट्टान के पीछे छुपा रहता है और उनके तरफ ही देख रहा होता है। जीरोटू को दिखाते हैं जो कुछ सोच रहा होता है ये देखने के बाद और कुछ कहता नहीं। और फिर उतने में जीरोटू के बर्ड्स पे नंबर 4 की आवाज आती है और नंबर 4 कहने लगता है मैं नंबर 4 मैं दूसरों के साथ फिर से रीग्रुप हो गया हूँ, लेकिन हम टारगेट से भटक गए। ये सुनकर जीरोटू सामने की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बेस को दिखाते हैं। ये मशीनरी यूनियन का अड्डा रहता है और उस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी यूनियन का लीडर बैठा हुआ होता है और तो लीडर के सामने एक बंदा खड़ा रहता है। ओ चश्मिश बंदा कहने लगता है ये जो ऑपरेशन है उसे फेलियर डिक्लेयर किया जाता है। ये सुनकर लीडर कहने लगता है फेलियर हुआ पर क्यों? लीडर की बात सुन के ओ चश्मिश बंदा कहने लगता है ये सही बात है, इतना ही नहीं हमें 3 इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है और तो हमें काफी लॉस हुआ है। जो टकलू अर्नोल्ड है उसके पूरे यूनिट को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया है, केवल वही बचा है, उसके
यूनिट में कॉलर और वॉल्ट की यूनिट ने भी अपने 80% सोल्जर खो दिए गए हैं। ये बात सुन के मशीनरी यूनियन का लीडर हैरान होता है। ये सुनकर मशीनरी यूनियन का लीडर गुस्सा करता है और कहता है, क्या कहा तूने, इतना सारा नुकसान? क्या उन्हें टारगेट के बजाय मिलिट्री सेना का सामना करना पड़ा? यूनियन लीडर की बात सुनने के बाद वो चश्मिश वाला बंदा कहता है कि नहीं, रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने केवल टारगेट का सामना किया और तो दुश्मन के नंबर्स खाली 6 ही माने गए थे, मतलब 6 लोग। ये बात सुनने के बाद ओ मशीनरी यूनियन अपने टेबल पे गुस्सा करते हुए हाथ मारता है, खाली 6 नंबर ने इनका इतना नुकसान कर दिया। ये बात सोचकर ओ गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये क्या नॉनसेंस बातें हैं? क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ 6 लोगों के वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? यूनियन लीडर की बात सुनने के बाद ओ चश्मिश वाला बंदा भी कहने लगता है कि मुझे पे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि यही रियलिटी है। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं और हमें इजिन का घर दिखाया जाता है और अंदर के साइड में हमें इजिन का हाथ को दिखाते हैं जो पुल अप मार रहा होता है। खुद को फिटनेस रखने के लिए अपना इजिन ट्रेनिंग कर रहा होता है पुल अप मारते हुए। उतने में इजिन का फोन बजने लगता है, रिंग रिंग होने लगता है, इसलिए इजिन पुल अप मारना बंद कर देता है और उससे पसीना निकलने लगता है। बहुत पुल अप्स मार दिए इजिन ने। उतने में इजिन देखने लगता है कि उसके फोन पे तो नहीं आ रहा है, तो नीचे वाले डेस्क में से रिंग रिंग की आवाज आ रही होती है, फोन आ रहा होता है। उतने में इजिन फोन ले लेता है और पिक कर लेता है। उतने में इजिन कहने लगता है कि ये मैं हूँ नंबर 1, तो क्या हुआ है? उतने में सामने जिसने कॉल किया होता है उसको दिखाते हैं, ये नंबर 6 रहता है। नंबर 6 इजिन से कहने लगता है, मुझे अभी नंबर 18 से कॉल आया है, दुश्मनों ने उनके ठिकानों पे हमला किया है। 06 की ये बात सुन के इजिन कहने लगता है, क्या कोई घायल है? ये बात सुन के अपना 06 कहने लगता है, वो लोग सभी दुश्मनों को भगाने में कामयाब रहे, लेकिन नंबर 8 उस रेड में काफी इंजर्ड हो गया है, उसके घाव काफी गंभीर है और प्रॉपर मेडिकल केयर मिलना बहुत कठिन है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, ये उसका अंत हो सकता है, इसलिए वो फाइनल गुड बाय कहना चाहता है। नंबर 6 की बात सुनकर इजिन को शॉक लगता है और वो भी हैरान होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुपर बाइक को दिखाया जाता है और तो तुम्हें ये पता ही होगा कि ये बाइक किसकी है। ये स्पोर्ट बाइक अपने एजेंट की है जो 08 को देखने के लिए जाने लगता है। नंबर 6 ने अपने एजेंट को बताया हुआ होता है कि नंबर 8 की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और तो वो लास्ट गुड बाय कहना चाहता है। 06 की ऐसी बातें सुनने के बाद इजिन अपना बैग लेता है और अपनी स्पोर्ट बाइक को निकालता है और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। इजिन स्पोर्ट बाइक को इतने तेजी से भगा रहा होता है और अपनी कैंप की बातें सोचने लगता है। वहाँ पे अपने को छोटा इजिन दिखाते हैं जो बोतल से पानी पी रहा होता है, क्योंकि उसने अभी फिलहाल नंबर 16 से डुओ मैच किया होता है। इजिन को दिखाते हैं जो साइड में अकेला ही बैठा हुआ होता है। वहाँ पे इतने लड़के लोग रहते हैं पर अपने इजिन से कोई बात नहीं करता, लेकिन उतने में एक बंदा इजिन के पास आता है और कहने लगता है इजिन से, वेल डन बच्चे। ये बात कहने वाला और कोई नहीं अपना नंबर 8 रहता है। तभी नंबर 8 काफी जवान था, इसलिए उसके सर पे बाल थे। नंबर 8 इजिन के साइड में खड़ा रहता है और इजिन से कहने लगता है, फाइनली तुम एक स्पायरिंग मैच में जीत गए। नंबर 8 की बातों को सुन के अपना इजिन उसके तरफ देखने लगता है पर उससे कुछ नहीं कहता। तभी नंबर 8 आगे कहने लगता है, तुम्हारी जो टेक्निक थी वो ट्रेनी 156 से बेहतर थी, उसे तुम्हारी हाल ही में स्टेमिना और स्ट्रेंथ के बारे में उसने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहकर ओ ट्रेनी 156 को देखने लगता है। ट्रेनी 156 आगे जाके नंबर 16 बन जाता है। नंबर 8 उसे जाता हुआ देख के आगे कहता है, 150 उन लड़कों के जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करते हुए उसने अपना गार्ड डाउन कर लिया। खैर क्योंकि ये मुझे पता है कि तुम भी चेंज हो रहे हो, इसलिए मैं आपसे केयरफुल रहूंगा, इसलिए ये नेक्स्ट टाइम काफी हार्ड होगा। 08 की ऐसी बातें सुनने के बाद इजिन उसकी तरफ देखने लगता है पर लेकिन इजिन अपना उससे कुछ नहीं कहता। तभी नंबर 8 उसके तरफ अपने नजरें घुमाता है और इजिन के पास देखता है और इजिन से कहने लगता है कि लेकिन डुअल मैच के बाद तुम जो आमतौर पर कभी एक शब्द भी नहीं कहते थे, एंड में तुमने 156 से क्या कहा? ये कहकर नंबर 8 इजिन की तरफ देखने लगता है। उतने में इजिन नंबर 8 को बताने लगता है, मैंने उसे कहा कि ट्रेनी 156 हमारे बीच में सबसे तेज है और मोस्ट एक्यूरेट शूटर है, इसका मतलब सबसे सटीक निशानेबाज। इजिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अपना नंबर 8 उसके तरफ हैरान होकर देखने लगता है। इजिन आगे कहता है कि क्योंकि यही सच है। नंबर 8 इजिन की बात सुनने के बाद इजिन के सर पे अपना हाथ रखता है और इजिन के बाल के वो बिखरने लगता है। नंबर 8 उसे प्यार से शाबाशी दे रहा होता है। इजिन को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर नंबर 8 अपना हाथ इजिन के बालों से निकाल लेता है और ऐसे हरकतें देखकर इजिन अपना नंबर 8 के पास देखने लगता है। उतने में नंबर 8 वहाँ से जाने लगता है और इजिन को जाते हुए कहने लगता है, इसलिए सिर्फ ट्रेनिंग बंद न करे क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम जीते हो, इसलिए। 08 की बातें सुनकर अपना इजिन उसके तरफ देखने लगता है।
तभी 08 आगे कहता है, यदि तुम ट्रेनिंग के दौरान आराम करने का बहाना बनाते हो तो एंड में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नंबर 8 ये बातें एजेंट से क्यों कह रहा होता है, क्योंकि वही ट्रेनर रहता है उसका। नंबर 8 ने ही उसे स्टेमिना और स्ट्रेन का ट्रेनिंग दिया होता है। बाय द वे नंबर 8 वहाँ से जाते हुए एजेंट को एक एग्जाम्पल देता है। एजेंट नंबर 8 की बातें सुनने के बाद उसे जाता हुआ देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता नंबर 8 से। वो उतने में ब्लैक फैश खत्म होता है और फिर हमें किसी और का जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक पुराना सा घर रहता है और आजू बाजू जंगल रहता है। अंदर से उस घर को दिखाते हैं जहाँ पर मकड़ी के जाले और छत भी टूटी हुई होती है। घर अब खंडर बन चुका होता है। उतने में हमें नंबर 2 को दिखाते हैं, जो किसी से बात करने लगता है और कहने लगता है, इसके लिए मेरी ग्रीटिंग लेट हो चुकी है, लेकिन हमारी हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। 02 जिससे बात कर रहा होता है ये अपनी एलिस रहती है। एलिस काले सूट में और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसके बड़े बड़े दोनों बुबास काफी बड़े लग रहे होते हैं। एलिस 02 की बात सुन के कहने लगती है 02 से, बल्कि मुझे आप लोगों से अधिक हेल्प मिली है, इसलिए तुम लोगों का थैंक यू। मैंने हेल्प की क्योंकि मुझे मशीनरी यूनियन के बंदे के द्वारा तुम पर अटैक करने का प्लान पता चल गया। एलिस ये बात कहने के बाद साइड में देखने लगती है और कहती है, फिर भी इस समय आपके कॉमरेड की चिंता का विषय है। एलिस ये 02 से कहने लगती है, तभी 02 उसके पास देखता है और फिर साइड में देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। एलिस और 02 जहाँ पर देख रहे होते हैं वहाँ का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर नंबर 8 को दिखाते हैं, जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ होता है और उसे ग्लूकोज या खून चढ़ा रहे होते हैं, और नंबर 8 के पास नंबर 16 और नंबर 4 खड़ा रहते हैं और नंबर 8 को ही देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। 08 के बॉडी पे हर जगह पे पट्टी लपटी होती है और उसमें से भी खून निकलने लगता है बाहर के साइड में, और तो 08 को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है, इसलिए उसको ऑक्सीजन टैंक चढ़ाया होता है, मतलब एक ऑक्सीजन लगाया होता है। नंबर 8 की ऐसी हालत देख के नंबर 16 उसके पास देखने लगता है और मायूस होने लगता है। उतने में टैटू वाला बंदा अपने नाक पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, एक बिग मस्कुलर आदमी, वो भी इतने हेल्पलेस से वहाँ पे पड़ा हुआ। भाई लोग नंबर 4 को गलत मत समझना, क्योंकि वो उसको ऐसे कह रहा है क्योंकि अपने बोलते हैं ना दोस्त को चिढ़ाने के लिए या उठाने के लिए, इसलिए ऐसी वो बातें नंबर 8 के लिए करता है। पर लेकिन नंबर 8 कुछ भी जवाब नहीं देता इसके बारे में। उतने में हमें नंबर 6 और नंबर 5 और एक छोटे नंबर को दिखाते हैं, जो वहाँ पे आ चुके होते हैं और नंबर 8 को देख रहे होते हैं। उतने में ही नंबर 5 साइड की तरफ देखने लगती है, तभी साइड में तरफ दिखाते हैं, जो नंबर 18 फोन करने के लिए बाहर गया था वो अब घर के अंदर आ चुका है। उसको अंदर आता हुआ देख के नंबर 4 उसके तरफ देखता है और कहने लगता है, तुम कहाँ पे गए थे और क्या चल रहा है। नंबर 4 की बातें सुनने के बाद नंबर 18 मोबाइल देखते हुए कहने लगता है, मैंने हर जगह पे कांटेक्ट किया और कॉल किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर को आने में एक दिन से भी ज्यादा समय लगेगा, और तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसका इलाज एक डॉक्टर कर सके। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि एक डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता, इसलिए उसको 4-5 डॉक्टर की जरूरत रहती है। ये बात अपना 06 भी सुनता है और उससे कहने लगता है नंबर 18 से कि नंबर 8 को ही उनके पास लेके जाते हैं, आपका क्या ख्याल है। 06 की बातें सुनकर नंबर 18 कहने लगता है उन लोगों से, जो प्लेस हमारी मदद कर सकते हैं उनमें से सबसे निकटम पड़ोसी देश है, लेकिन नंबर 8 की हालत ऐसी है कि वो उस प्लेन में नहीं चढ़ सकता। नंबर 18 की ऐसी बातें सुन के नंबर 8 और नंबर 16 उसके तरफ देखते हैं, तभी नंबर 18 आगे कहने लगता है, अगर हम कैसे भी करके उसे प्लेन में लेके जा सकते हैं, तभी भी वो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। ये बात सुन के छोटा नंबर को दिखाते हैं, जो कहने लगता है कि क्या उसकी हालत इतनी खराब है। सुनकर नंबर 18 को दिखाते हैं, जो थोड़ा गुस्सा करता है और जवाब देता है कि कहने लगता है, हाँ उसकी हालत खराब है, मैंने वो किया जो मैं कर सकता था, लेकिन उसके बॉडी पे जो घाव है वो बहुत गंभीर है, और तो इसके वजह से उसका सभी ब्लड बह गया। ये बात सुन के नंबर 4 अपने नंबर 18 से कहने लगता है कि आइए नंबर 8 को यहाँ पे सबसे बड़े और बेस्ट हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। नंबर 18 ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि नंबर 8 के बॉडी पे गोलियों का घाव है, अगर हम नॉर्मली लोग रहते तो ये शायद हो सकता था, लेकिन ये प्लेस डिफरेंट है। ये कहकर फिर वो नंबर 18 गुस्सा करते हुए आगे कहने लगता है, नंबर 8 का इलाज करने के लिए हमें उससे उचित रूप से प्रॉपर इक्विपमेंट रहने वाला हॉस्पिटल में ले जाना होगा, लेकिन जैसे ही नंबर 8 का घाव देखेंगे वो लोग इसका
रिपोर्ट कर देंगे और फिर क्या यहाँ की गवर्नमेंट नंबर 8 को और हम ही सभी को हिरासत में ले लेगी, मतलब पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। नंबर 18 की ऐसी बातें सुनने के बाद अपना टैटू वाला बंदा गुस्से में कहने लगता है चिल्लाते हुए कि तो क्या तुम जो ये कह रहे हो वो कोई नहीं जानता क्या? तो इसके वजह से क्या हम नंबर 8 को मरने देंगे क्या? उन्हें ऐसा झगड़ा करते हुए देख के बाकी के नंबर उनके तरफ देखने लगते और वो भी थोड़ा टेंस करने लगते हैं, मतलब थोड़ा गुस्से के टाइप में रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें इजिन को दिखाया जाता है जो फोन पे बात कर रहा होता है और कहने लगता है मैं भी प्लेन से जल्दी से रवाना हो जाऊंगा, तो फिर बाद में मिलते हैं। फिर हमें कॉल के दूसरे साइड पे दिखाते हैं जो नंबर 2 रहता है और ये बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि हाँ, ये कहकर वो फोन काट देता है और उतने में ही नंबर 5 कहने लगती है कि क्या नंबर 1 मेडिकल स्टाफ भेजने वाला है? ये सुन के नंबर 2 कहने लगता है कि उसने ऐसा ही कहा है। ये सुनकर वहाँ पे जो नंबर रहते हैं जैसे कि नंबर 18, नंबर 6 और बाकी छोटा वाला नंबर, जो ये सुनने के बाद वो पहले तो हैरान होते फिर थोड़ा स्माइल करने लगते और उनमें अलग ही चमक आ जाती है। नंबर 16 और नंबर 4 को भी दिखाते हैं जो ये बात सुनने के बाद उनके ऊपर भी अलग ही चमक आ जाती है, दोनों भी स्माइल करते और उतने में नंबर 4 स्माइल करते हुए कहने लगता है 01 ओ बास्टर्ड, ये कहकर ओ हंसने लगता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्लेन के इंडिकेटर को दिखाते हैं जो किधर जा रहा होता है प्लेन और कितने बजे उड़ने वाला होता है। फिर हमें इंजन को दिखाया जाता है जो एक्सीलरेटर पे रहता है और फोन पे बात कर रहा होता है मैंने मरीज की हालत को सेंड किया है। उतने में फोन के दूसरे साइड पे दिखाते हैं जो बंदे को अपना इंजन कॉल लगाया होता है वो कहने लगता है तो ठीक है मैं इस जानकारी को मेडिकल स्टाफ को दे दूंगा। उतने में हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो इंजन से कहने लगता है कि आगे और तो ये सभी मामला पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। इंजन उस बंदे की बातें सुन के वो खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। तभी वो बंदा आगे कहने लगता है तो इसके बारे में सोचकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मोमेंट पे तुमने मुझे कांटेक्ट किया मैं इसका अनुमान लगा रहा था क्योंकि तुमने SW से पहले मुझसे कांटेक्ट किया, तो ये वही होना चाहिए जहाँ पर मैं हूँ। ये बंदा उस कंट्री में है जहाँ पर अपना 08 घायल है। तभी वो बंदा आगे कहने लगता है और ये मुझे यकीन है कि आपके साथी को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए कहने जैसा नहीं था। इंजन को दिखाते हैं जो एक्सीलरेटर के टॉप पर आ चुका होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है लेकिन इंजन अपना उससे कुछ नहीं कहता। तभी वो बंदा आगे कहने लगता है इसलिए मैंने अपने फैमिली की देखभाल करने वाले मेडिकल स्टाफ को वहाँ पे भेज दिया है, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट के साथ उन्हें भेजा है। वो डॉक्टर स्किलफुल है लेकिन वो सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे, वो किसी से नहीं कहेंगे, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो। ये बात सुनने के बाद इंजन अपना उसको थैंक यू कहता है और कहने लगता है कि बदले में मैं तुम्हें एक फेवर दे दूंगा बाद में। इंजन की ऐसी बातें सुन के वो बंदा स्माइल करने लगता है और आगे हंसते हुए कहने लगता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं कम से कम इतना कर ही सकता हूँ। बाद में कभी तुम शिन यूना से अलग हो जाओ तो तुम मेरे पास आ जाना। ये बंदे का नाम याद नहीं आ रहा पर लेकिन इजिन ने इसकी जान बचाई थी। कुछ एपिसोड में ये बंदा था, इसी ने इसे मारने के लिए कुछ बंदे को हायर किया था, तभी अपना इजिन ने इसे बचाया था उन लोगों से। खैर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन कुछ भी कहो इस एपिसोड में सबसे बढ़िया तो एलिस ही लग रही होती है क्योंकि उसके दो बड़े बड़े अनमोल दो रतन रहते हैं, वो मस्त दिख रहे होते हैं। तुम्हें ऐसे भारी चीज दिखाने के लिए भाई लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो फिर लाइक और कमेंट कर दिया तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उसी वेयर हाउस को दिखाते हैं जहाँ पे नंबर रुके रहते हैं और वेयर हाउस के बाहर के साइड में 3 ट्रक आए हुए होते हैं। इजिन ने जिस बंदे से बात किया होता है उसने अपने फैमिली डॉक्टर को भेजा हुआ होता है और इक्विपमेंट भी भेजे हुए होते हैं उनके साथ में। एक ट्रक में तो जनरेटर भी लगा हुआ होता है जिसकी वजह से पावर का सप्लाई होने के लिए जो भी डॉक्टर का इक्विपमेंट है वो चलने के लिए, क्योंकि पावर लगती है इसलिए पावर जनरेटर भी लेके आए हुए होते हैं साथ में। उतने में लाइट के हॉलिजन को दिखाते हैं जो डॉक्टर के पास रहता है ना, जो ट्रीटमेंट करने के टाइम पे वो चलाते हैं। और फिर हमें 08 को दिखाते हैं जिनकी सर्जरी कर रहे होते हैं वो डॉक्टर लोग। उस बंदे ने डॉक्टर की पूरी टीम भेज दिया होता है और वो लोग अपने 08 का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। सारा इक्विपमेंट सेट करने के बाद अपने 08 का सर्जरी करना चालू कर देते हैं वो लोग। मेरे को इतना सर्जरी के बारे में पता नहीं है पर डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे होते हैं। 08 के पेट पे जहाँ पे घाव हुआ होता है उधर वो लोग चीरा लगा देते हैं और उसमें से
इन्फेक्ट ऑर्गन निकाल के वो लोग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ से ब्लड निकलता है तो वो लोग वैक्यूम से ब्लड खींच रहे होते हैं और उसको साफ कर रहे होते हैं। उतने में हमें बाहर के साइड में दिखाते हैं जहाँ पर नंबर्स को दिखाया जाता है जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़े रहते हैं। ऑपरेशन थिएटर को देखने के बाद नंबर 18 अपना कहने लगता है ये बेसिकली हॉस्पिटल के रूम को मूव करने जैसा है और इसे साथ में लेके चलना एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये बात सुनने के बाद अपना नंबर 18 कहने लगता है उस लेवल का मेडिकल स्टाफ भेजने के लिए बेली फैमिली से कोई हाई रैंक वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये सोचकर वो परेशान होता है और आगे कहता है 01 को अपने जैसे लोगों के बारे में कैसे पता चलता है यार। ये सुन के टैटू वाला बंदा कहने लगता है दांत पीसते हुए कि किसे फर्क पड़ता है, इस बास्टर्ड ने हमें धोखा दिया, आखिरकार वो किसी काम में तो यूजफुल हुआ। सबकी बात सुनने के बाद छोटे वाले नंबर को दिखाते हैं जो परेशान होता है और कहने लगता है क्या इस तरह की सुविधा के साथ नंबर 8 को जिंदा रहना चाहिए, सही है ना। छोटे नंबर्स की बात सुनने के बाद सभी नंबर्स उसी के तरफ देखते और खामोश रहते और कुछ भी नहीं कहते। लेकिन नंबर 2 को दिखाते हैं जो परेशान होता है और नीचे की तरफ देख के कुछ सोच रहा होता है क्योंकि कुछ देर पहले एक मेन डॉक्टर आता है और नंबर 2 से कहने लगता है उसकी कंडीशन बहुत खराब है लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे। ये कहने के बाद हमें घड़ी को दिखाते हैं जहाँ पर रात को 3:40 हो रहे होते हैं और सर्जरी चालू ही रहती है। सर्जरी करते करते टाइम बीत जाता है और सुबह हो जाती है। फिर हमें घड़ी को दिखाया जाता है 10:10 हो रहे होते हैं। उतने में कुछ शोर का आवाज आने लगता है। तभी हमें बाहर के साइड में अपने टैटू वाला बंदा और एलिस को दिखाते हैं जो एक साइड में देख के कुछ हैरान होते हैं। वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसको लिटिल मॉन्स्टर ट्रक कह सकते हैं अपन। वो तेजी से आके उस वेयरहाउस के सामने ही रुक जाती है। रुकने के बाद उस गाड़ी का डोर खुलने लगता है और गाड़ी से नीचे उतरने लगता है अपना ईजिन। फाइनली ईजिन वहाँ पे पहुंच चुका होता है और डोर लगाता है और उतने में ही सामने की तरफ देखता है। सामने की तरफ टैटू वाला बंदा खड़ा रहता है और एलिस की तरफ दिखाते हैं जो ईजिन को देख के उसकी आंखें बड़े हो जाती है। एलिस ईजिन को देखने के बाद हैरान परेशान होती है जिसके वजह से उसने शायद गन निकाल दी होती है ईजिन को मारने के लिए। ये देख के ईजिन उसके हरकतों को देख रहा होता है उसके तरफ, लेकिन अपना ईजिन एक शब्द नहीं कहता। तभी एलिस ईजिन को देखने के बाद कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एलिस इतना बात कर ही पाती तभी उतने में ही नंबर 6 और नंबर छोटा वाला नंबर भी बाहर आ जाता है ईजिन को देखने के लिए। उतने में नंबर 6 ईजिन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। उनका ऐसा व्यवहार देखने के बाद तो एलिस के तो आंखें फटने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है। एलिस को तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी उतने में एलिस उन दूसरे नंबर्स के पास भी देखने लगती है और नंबर 18 और टैटू वाले बंदे से कहने लगती है परेशान होकर कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। लेकिन एलिस को कोई भाव ही नहीं दे रहा होता है और सभी लोग ईजिन की तरफ ही देख रहे होते हैं। उतने में ईजिन की तरफ दिखाते हैं जो अपनी कंधे पे अपनी बैग टांगता है और आगे की तरफ जाता है। तभी वो नंबर से कहने लगता है कि नंबर 8 के बारे में क्या नंबर 8 ठीक है। ये बात सुन के नंबर 18 ईजिन से कहता है उसकी अभी भी सर्जरी चालू है, ऑलरेडी 10 घंटे हो चुके हैं। नंबर 18 की ये बात सुनने के बाद ईजिन खामोश रहता है और कुछ नहीं बोलता और थोड़ा सैड रहता है। ईजिन का सैड चेहरा देखकर नंबर 18 स्माइल करने लगता है और कहने लगता है नंबर 1 रिलैक्स करो यार अपने एक्सप्रेशन को, और तो थैंक यू तुम्हारा क्योंकि तुम्हारे वजह से नंबर 8 को प्रॉपर सर्जरी मिल पाई। अगर तुम ना होते तो हमें नंबर 8 को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें हॉस्पिटल में घुसना पड़ता। ये बात सुन के नंबर 16 भी स्माइल करता है। तभी नंबर 18 आगे कहने लगता है अगर हम लोग हॉस्पिटल उसको लेके जाते तो ये बहुत खतरनाक होता, इस प्रोसेस के लिए टाइम लगता, शायद हम टाइम पर ऐसा नहीं कर पाते। नंबर 18 की ऐसी बातें सुन के नंबर 5 और छोटा वाला नंबर भी एग्री करता है और ईजिन की तरफ स्माइल करता है। नंबर 18 आगे कहता है फिर तुम्हारी वजह से नंबर 8 की बचने की संभावना अब बढ़ चुकी है। तभी नंबर ये बात सुनने के बाद ईजिन की तरफ स्माइल करते हैं खाली नंबर 4 को छोड़ के। उतने में वहाँ पे 02 भी आ जाता है और ईजिन के सामने खड़ा होता है। तभी ईजिन 02 से कहता है कि मैंने जो डिसीजन लिया उसके लिए सॉरी। अपना ईजिन इस डिसीजन की बात कर रहा होता है कि उसने मेडिकल स्टाफ भेजा था इसलिए। ईजिन की ये बात सुन के 02 कुछ कह पाता। उतने में ही एलिस कहती है कि वेट द सेकेंड। ये सुन के नंबर 2 एलिस के पास देखने लगता है। एलिस के तरफ दिखाते है जो सोच में पड़ी होती है ईजिन को देखने के बाद और कहती है देखने से तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा 01 होगा, क्या ये सच है। एलिस की ऐसी बात सुन के नंबर 2 और नंबर 1 मतलब अपना ईजिन एलिस के पास देखने लगते हैं, लेकिन एलिस से कुछ भी नहीं कहते। एलिस उसके आंसर का वेट कर रही होती है, लेकिन अपना ईजिन और
नंबर 2 कुछ भी कहता नहीं। एलिस जो नंबर 1 को घूरे जा रही होती है, मतलब ईजिन को घूरे जा रही होती है और वो सोचने लगती है मन में और कहती है वो नंबर जिन पर फॉरेस्ट ने इतना लॉन्ग रिसर्च किया, उन्होंने नंबर्स के कारण कैंप पर स्टडी करने लग गए और तो जिसने नंबर्स को लीड किया वो 01 है। 01 क्या ये बच्चा था? उसको सोचता हुआ देख के ईजिन उसके तरफ देखने लगता है। एलिस ईजिन के बारे में सोचने लगती है जब वो मिला था, जब वो SW का बॉडीगार्ड बना था। जब ईजिन बॉडीगार्ड बना था तब उसने एलिस ने ईजिन के बारे में पता लगाया था। बॉडीगार्ड बनने के लिए ट्रेनिंग करते हुए वो एक स्पार मैच करता है और एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। यही देख के एलिस सोचते हुए कहने लगती है कि यही सच है। वो बच्चा शायद उसका बॉडीगार्ड का काम नेमलेस है, लेकिन उसका कॉम्बैट स्किल हमारे अपने एजेंट के बराबर है। उतने में ही हमें एलिस को दिखाते हैं जो बाइक पे रहती है और अपना ईजिन उसके सामने खड़ा हुआ होता है। एलिस ईजिन से पहले भी मिल चुकी होती है। तभी एलिस आगे कहने लगती है कि क्या उसका कोई फैमिली है। ये सोचकर वो दूसरे पल को याद करती है जहाँ पे नंबर 18 एलिस के भाई को बचा लिया होता है और एलिस से पूछने लगता है एक गोरा लड़का और वो यंग है, क्या वो व्हील चेयर पे है, जो आपका भाई है क्या? ये वो सोच रही होती है। अपने ईजिन ने इसके भाई को बचाने के लिए कहा था नंबर 2 से। तो एलिस उनसे पूछने लगती है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तो तुमने मुझे और मेरे भाई को क्यों बचाया है और वो बंदा कौन था? एलिस अपने ईजिन के बारे में पूछ रही होती है, मतलब नंबर 1 के बारे में। ठीक है, एलिस आगे सोचती है जहाँ पे वाइपर से साथ फाइटिंग कर रही होती है। एलिस वाइपर के साथ फाइट करने के बाद लास्ट में उसके सर के ऊपर गोली मार देती है, जिसके वजह से वाइपर भी मर जाता है। फिर एलिस बिल्डिंग के तरफ देखने लगती है जहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर एक शैडो रहती है। वो कोई और नहीं रहता, ईजिन ही रहता है। ईजिन भी ऊपर से एलिस की तरफ देख रहा होता है। एलिस अपने ईजिन को स्कूल जाता हुआ भी देखती है और यही सोच सोच के वो जोर जोर से हंसने लगती है। एलिस ज्यादा ही जोर जोर से हंस रही होती है, इतना हंसती है कि बाद में वो कहने लगती है ईजिन से कि मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सचमुच नंबर 1 हो। ये कहकर एलिस ईजिन के तरफ देखने लगती है और कहती है आगे, लेकिन अब मुझे एंड में ये समझ आ गया है फाइनली, इतने छोटे से बच्चे में इतना ज्यादा स्किल क्यों था। ये सुन के ईजिन उसके तरफ देखने लगता है। तभी वो आगे कहने लगती है एलिस, और तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों की? ये सुनकर नंबर 2 और सभी नंबर्स उसके तरफ देखने लगते हैं एलिस के तरफ। फिर एलिस ईजिन के तरफ आगे बढ़ने लगती है और कहती है ईजिन से, ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी तक कुछ भी समझ नहीं सकी। ये कहकर वो ईजिन के तरफ गुस्से से देखती और कहने लगती है ये तो तुम्हारी वजह से ही था यू ईजिन, क्या तुम्हें मैं ये कहूँ नंबर 1? एलिस की ऐसी बातें सुन के ईजिन उसकी तरफ घूर के देखता है, लेकिन एलिस से एक शब्द भी नहीं कहता। लेकिन दूसरे ही पल एलिस अपना हाथ आगे बढ़ा देती है ईजिन के तरफ। एलिस ईजिन के तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसको हैंडशेक करने के लिए कहने लगती है और कहती है कि थैंक यू। ऐसी पोजीशन में एलिस बहुत हॉट दिख रही होती है। एक पल के लिए ईजिन भी अपना उसके तरफ देखने लगता है। तभी एलिस मुस्कुराते हुए कहने लगती है ईजिन से, मैं केवल तुमसे अभी खाली थैंक यू कह सकती हूँ। एलिस की बात सुनने के बाद ईजिन अपना कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे भी तुमसे मदद मिली है। ये कहने के बाद ईजिन भी अपने एलिस के साथ में हाथ मिला लेता है। पहले पार की शुरुआत अपने हाथों से ही होती है शायद से, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तुम लोग को तो पता ही होगा। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें मशीनरी यूनियन के अड्डे को दिखाते हैं जहाँ पर मशीनरी यूनियन का लीडर बैठा हुआ होता है और उनकी मीटिंग चालू होती है। वहाँ पे कमांडर और वार्ड भी बैठा हुआ होता है और वो टकलू बॉस भी बैठा हुआ होता है। वहाँ पे टकलू बॉस के बॉडी के ऊपर भी पटिया लपटी होती है, 02 ने ज्यादा ही भर दिया होता है इसको। उतने में मीटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पर वो चश्मिश वाला बंदा पेपर देखते हुए कहने लगता है इस ऑपरेशन में टीम लीडर शहीद 16 सोल्जर को जमा किया गया था और इसका रिजल्ट 35 लोग मारे गए और 9 जन घायल है दुश्मन की ओर से, और तो इस भी केवल एक ही घायल होने की पुष्टि हुई है। ये सुन के मशीनरी यूनियन का लीडर कहता है और हम पर घात लगाकर हमला नहीं किया गया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने टारगेट पर अटैक किया था। ये सुनने के बाद वो टकलू बंदा और वो वॉल्ट भी खामोश रहते और कुछ भी नहीं कहते। वो दोनों खामोश रहते पर कुछ भी नहीं कहते। इसलिए यूनियन का लीडर गुस्सा करता है और कहने लगता है तुम तीनों पर्सनली अपने सबोर्डिनेट को लीड कर रहे थे, उसके बाद भी ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या मायने रखता है? मुझे इसमें कोई सेंस ही नजर नहीं आ रहा है। यूनियन लीडर की ऐसी बात सुन के कमांडर को दिखाते हैं जो गुस्सा करता है पर कुछ भी नहीं कहता उनके सामने। तीनों बंदे कुछ भी आंसर नहीं देते, इसलिए यूनियन लीडर चिल्लाते हुए कहने लगता है उन लोगों से गुस्सा होके कि अगर तुम बात कर सकते हो तो मुझे
मुझे इस बात का आंसर दो। यूनियन लीडर को चिल्लाते हुए देखकर टकलू बंदा अपने काम से निराश होता है, इसलिए वो नीचे देखते हुए कहने लगता है कि हमने उनका सीधा सामना नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं चल सका। टकलू की बात सुनने के बाद वो यूनियन लीडर कहने लगता है कि व्हाट। ये सुनकर अपना टकलू बंदा अपने 02 को सोचते हुए कहने लगता है कि वो लोग घोस्ट जैसे है, मतलब भूत जैसे है। हम उनसे फाइटिंग कर रहे थे लेकिन उनकी प्रेजेंस को हम कंफर्म भी नहीं कर सके। टकलू के इसी बात सुनने के बाद यूनियन लीडर टकलू से कहता है क्या नॉनसेंस वाली बातें हैं। अभी उतने में वॉल्ट भी गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि टकलू अर्नल्ड जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है हमारी अपनी ट्रूप आपके ध्यान में आने से पहले ही गायब हो जाएगी, मतलब वैनिश हो जाएगी। उतने में कमांडर भी कहता है चाहे तुम इसे किसी भी नजर से देखो, हमें ट्रबल देने वाले एनिमे मिले हैं। ये बात सुनने के बाद यूनियन लीडर को गुस्सा आता है और उनके तरफ देखने लगता है। फिर यूनियन लीडर उस चश्मिश वाले बंदे के पास देखने लगता है। चश्मिश वाला बंदा भी थोड़ा परेशान होता है और पेपर में देखने के बाद कहने लगता है कि हमें अदर्स टीम लीडर को भी कॉल करना पड़ेगा और उन्हें हमारे पास बुलाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वही वेयर हाउस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रात हो चुकी होती है और सर्जरी खत्म होने के बाद जिसमें इक्विपमेंट ट्रक से वो वहाँ से जाने लगते हैं और बाहर की तरफ हमारे नंबर खड़े रहते हैं और उन ट्रक को जाते हुए देख रहे होते हैं। छोटे नंबर को दिखाते हैं जो ट्रक को जाते हुए देखने के बाद कहने लगता है वो लोग बस सर्जरी करने के बाद यहाँ से भाग रहे हैं, क्या उन्हें उसकी परवाह थी कि नंबर 8 का क्या होगा। ये सुनने के बाद अपना नंबर 18 कहने लगता है बेशक वो ऐसे ही इलीगल प्रक्रिया करने में असहज महसूस करेंगे, इसके अलावा वो हमारे झमेले में भी घसीटे जा सकते हैं। नंबर 18 की बात सुनने के बाद अपना नंबर 16 कहने लगता है इतना कुछ करना ही पहले से ही एक बड़ी मदद थी, और तो इसके अलावा उन्होंने कुछ उपकरण भी छोड़ दिए हैं, इक्विपमेंट भी छोड़ दिए हैं जिनका उपयोग हम 08 के लिए कर सकते हैं। वो जब तक जगता नहीं तब तक 08 जिसकी सर्जरी हो चुकी होती है और उसके पास अपना इंजन खड़ा रहता है और इंजन अपना 08 के पास देखने लगता है। 08 की क्रिटिकल कंडीशन देखने के बाद 08 को देख के वो साइड होने लगता है अपना इंजन। तभी उतने में हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर टैटू वाला बंदा एक ग्रीन बॉक्स को हाथ लगाता है, मतलब उसमें इक्विपमेंट रहता है, गन बिन सब कुछ। और दूसरे साइड पे भी दिखाते हैं जो नंबर 6 को भी वो भी अपनी तैयारी कर रहा होता है और नंबर 2 को भी दिखाते हैं जो अपने गन में मैगजीन भर रहा होता है। एलिस को दिखाते हैं जो सभी नंबर के पास देखने लगती है और सभी नंबर अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए एलिस कहने लगती है कि तुम लोग अचानक ऐसा क्या कर रहे हो। पीछे की तरफ भी अपना नंबर 16 गन को लोड कर रहा होता है। एलिस की बात सुन के अपना 02 कहने लगता है गन देखते हुए कि हम लोग मैं दुश्मनों के बेस पर हमला करने के लिए जाने वाले हैं। 02 की ऐसी बातें सुनने के बाद एलिस हैरान होती है और कहने लगती है कि व्हाट। एलिस तो हैरान होती है, उसके बुबास भी हैरान हो जाते हैं। उतने में नंबर 18 एलिस के पीछे रहता है तो एलिस को देखते हुए कहने लगता है एलिस अब तुम वापस चले जाओ, तुम भी इसमें फंस सकती हो। नंबर 18 की बात सुन के एलिस थोड़ा परेशान होती है पर कुछ भी नहीं कहती। उतने में हमारे इजिन को दिखाते हैं जो नंबर 8 के रूम से बाहर आता है और कहीं पे जाने लगता है। उतने में नंबर 2 उसको आवाज देता है कि नंबर 1। नंबर 2 की आवाज सुन के इजिन अपना वहीं पे खड़ा रहता है। तभी नंबर 2 कहने लगता है कि नंबर 1 तुम यहाँ पे ही रहोगे। 02 की बात सुन के अपना इजिन हैरान होता है और इजिन 02 के पास देखने लगता है और कहता है कि क्या कहा। तभी नंबर 2 इजिन के पास सीरियस होके देखने लगता है और कहता है यह काम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो इस दुनिया को छोड़ चुका है। ये सुन के अपना इजिन को तो शौक लगता है और बड़ी बड़ी आंखें करके उसके पास देखने लगता है हैरान होके। अब तुम 02 को मतलब ही समझोगे पर ऐसा नहीं है कि अभी उसको 02 को पता है कि अब इजिन की फैमिली है, इसलिए वो उस खतरों से बचाना चाहता है नंबर 1 को। और 02 की ऐसी बातें सुनने के बाद नंबर 18 और नंबर 16 भी स्माइल करने लगते हैं और इजिन की तरफ देखने लगते हैं। छोटे नंबर को दिखाते हैं जो कहता है कि ये सच है। फिर अपना नंबर 6 भी राहत के साथ छोड़ता है और इजिन से कहने लगता है कि इमेजिन करो वो बिग गाय जब उठेगा और अपने आजू बाजू नहीं देखेगा तो वो घबरा जाएगा। ये कहकर नंबर 6 हंसने लगता है। नंबर 6 की बातें सुनकर कोई नंबर सहमत होता है और कहने लगता है कि ये सच है, तुमने सही कहा, और हंसने लगता है हा हा हा। सभी की बात सुन के नंबर 1 उनके तरफ देखने लगता है अपना इजिन उन लोगों के पास देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। और तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। बाय बाय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वेंटिलेटर को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंटिलेटर बीप बीप बज रहा होता है। उतने में वहाँ पे अपना इजिन खड़ा रहता है 08 के सामने। इजिन जो 08 के पास खड़ा रहता है
उसका उठने का इंतजार कर रहा होता है और उसके तरफ देख रहा होता है। 08 को देखते हुए अपना एजेंट उसके पहले की यादों में चला जाता है, जहाँ पर कोई कहता है कि क्या तुम 01 हो। अभी उतने में हमें दिखाते हैं छोटे एजेंट को। ये सुन के तो एजेंट अपना कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो बंदा आगे कहने लगता है, तो फिर तुम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो। ये सुन के छोटा एजेंट उसके तरफ देखने लगता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। तभी हमें दिखाते है ये जो बात करने वाला अपना नंबर 8 रहता है, जो जवानी का नंबर 8 रहता है। तभी नंबर 8 आगे कहने लगता है एजेंट से, क्या तुम्हें ये स्ट्रेंजर नहीं लगता कि तुम्हें नंबर 1 बना दिया गया है। 08 की बात सुन के अपना एजेंट कहने लगता है कि हाँ, बिकॉज नंबर 1 जो ऐसा है जो हर किसी को ऑर्डर देता है। ये सुन के नंबर 8 कहने लगता है कि निसंदेह तुम चिंतित होगे। ये थोड़ा अजीब बात होगी कि हम उन लिविंग वेपन को लीड करने वाले हैं जो किसी भी क्षण कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 8 की बात सुनने के बाद अपना एजेंट कहने लगता है बस ऐसा नहीं है, नंबर 5 या नंबर 4 यहाँ तक कि नंबर 8 तुम मुझसे भी काफी बेटर हो लीडर बनने के लिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ओ मैड डॉग क्या सोचने की कोशिश कर रहा है। एजेंट की ऐसी बातें सुन के अपना नंबर 8 हंसने लगता है और एजेंट से कहने लगता है कि मैड डॉग ने ये डिसीजन अकेले नहीं लिया। और फिर स्माइल करते हुए नंबर 8 आगे कहने लगता है कि हम तीनों के अलावा किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि तुम नंबर 1 बन रहे हो। नंबर 8 की ऐसी बातें सुन के अपना एजेंट उसके तरफ देखने लगता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी नंबर 8 आगे कहता है कि यदि हम तीनों में से एक जन कोई नंबर 1 बन गया, नंबर्स कभी भी एक टीम के रूप में कभी एक साथ नहीं आ पाएंगे। एजेंट अपना ये सुन के सामने की तरफ देखता है और सोचता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी नंबर 8 हंसता है और कहता है कि ये थोड़ा फनी है, जो एक दूसरे को ऐसे घूरते थे जैसे कि एक दूसरे को मार ही डालेंगे। तब से तुम यहाँ पे आए हो, तभी किसी ने भी ऐसा नहीं किया है किसी के भी साथ। ये कहकर नंबर 8 एजेंट की तरफ देखता है और कहता है इसलिए थोड़ा खुद पर आत्मविश्वास रखो नंबर 1। ये बात सुन के एजेंट अपना नंबर 8 के पास देखने लगता है, तो देखता है कि नंबर 8 स्माइल कर रहा होता है। तभी नंबर 8 आगे कहता है, तो अभी से तुम नंबर्स के मामले में तुम हमारे लीडर हो। ऐसी बातें सुन के और नंबर 8 को स्माइल करते हुए देख के एजेंट उसके तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। फिर एजेंट पास्ट से बाहर आता है और हमें नंबर 8 को दिखाते हैं, जो बेड पर लेटा हुआ होता है और उसे ऑक्सीजन चढ़ाया हुआ होता है। एजेंट जो नंबर 8 के पास खड़ा रहता है, वो अपने नंबर 8 को ही देख रहा होता है। तभी उतने में ही पीछे से कोई कहने लगता है एजेंट से कि ये विश्वास करना कठिन है कि तुम नंबर 1 हो। अपना एजेंट ये सुन के पीछे की तरफ देखने लगता है, तो सामने की तरफ दिखाते हैं एलिस वहाँ पे आ चुकी होती है और एजेंट से कहती है आगे, यह व्यक्ति जिसने हमारे संचालन शुरू होने के बाद 2 साल तक नंबर्स को लीड किया, क्या इसका ये मतलब है कि तुम उस समय सिर्फ बच्चे ही थे। एलिस की ऐसी बातें सुन के अपना एजेंट उस एलिस की तरफ देखने लगता है, लेकिन कुछ भी आंसर नहीं करता। उतने में एलिस स्माइल करने लगती है और कहती है सच तो यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही इसकी आदत डालने में दिक्कत हो रही है, बल्कि अन्य लोगों को भी ऐसे ही सेम फीलिंग आती है। मैंने सोचा था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, यहाँ तक कि एक दूसरे को दुश्मन भी समझते थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर ये क्लियर हो चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग एक दूसरे की इतनी परवाह करते हो जितनी मैंने किसी टीम में भी नहीं देखी है। उतने में एजेंट की तरफ दिखाते हैं, जो एलिस की बातें सुन रहा होता है पर एलिस से कुछ भी नहीं कहता और एलिस के पास ही देख रहा होता है। तभी एलिस स्माइल करती है और आगे कहती है, यहाँ पे देखने के लिए और कुछ भी नहीं है। जैसे कि तुम जानते हो, कैंप के सिस्टम को स्टडी करके हमने फॉरेस्ट का निर्माण किया गया। यही कारण है कि नंबर कैंप के मास्टरपीस है, और तो वो किसी भी और से बेहतर जानते हैं इसे। तुम ये कह सकते हो कि वो लोग कट्टरता से ग्रस्त थे। फिर एलिस नीचे की तरफ देख के सोचती है और एजेंट से कहती है आगे, फॉरेस्ट के द्वारा एनालाइज सूचना के अनुसार कैंप के सभी लड़ाकू एजेंटों के पास इंसेंस फाइटिंग स्किल है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी इतने एक्सट्रीम और अनकंट्रोलेबल है। उन्होंने नतीजा निकाला कि उनके साथ एक टीम में बनना असंभव होगा, क्योंकि उनका फोकस केवल कॉम्बैट पावर पे था। अंत में केवल वही लोग सरवाइव कर सके जो पूरी तरह से ताकतवर या पागल थे। यहाँ तक कि कैंप का प्रॉपर मेंटर होते हुए भी वो पर्सनल व्यक्ति मैड डॉग भी ट्रेनर होने के बावजूद भी उन ट्रेनिंग को कंट्रोल नहीं कर सका। ये बात अपना एजेंट भी सुन रहा होता है और एलिस की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। एजेंट को घूरता हुआ देख के एलिस आगे कहती है एजेंट की तरफ देखते हुए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नंबर्स एक टीम के रूप में पूरी तरह से काम करती है। हर मिशन पर अनबिलीवेबल कौशल दिखाना, मतलब स्किल दिखाना। हमारे फॉरेस्ट ने कैंप से सभी
कुछ कॉपी कर लिया गया, लेकिन अंत में वो अभी भी एक टीम नहीं बना सके। हमने अपनी कॉम्बैट पावर को नंबर्स के सिमिलर लेवल तक बढ़ाया, लेकिन हमारा कॉपरेशन इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने स्टडी किया कि कैम को क्या अलग बनाता है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये नंबर 1 था जिसने सभी को एक साथ लेके आया। सीधी बात, नो बकवास। इजिन के वजह से ही वो लोग साथ में आए, मतलब एक टीम बन पाए और एक परिवार। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि नंबर्स एक साथ टिकी रह सकती है बिकॉज अपने लीडर के कारण। नंबर 1। फिर एलिस थोड़ा सीरियस होती है और कहती है इसलिए फॉरेस्ट ने नंबर 1 जैसे एजेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी फेल रहे। यदि उनके पास केवल कॉम्बैट पावर होती तो अंत में वो दूसरे द्वारा पराजित किए जाते, मतलब टेक डाउन किए जाते। और यदि उनके पास केवल लीडर होता तो बाकी के लोग भी उन्हें खा जाते। इसलिए अंत में फॉरेस्ट ने नंबर 1 बनाने का प्रयास छोड़ दिया, और क्योंकि नंबर 1 के बिना नंबर्स को नियंत्रित किया नहीं जा सकता, उन्होंने अपना ध्यान अकेले काम करने वाले असेसन के निर्माण पर केंद्रित कर दिया। एलिस ये बात करते हुए इजिन के तरफ घूर घूर के देखने लगती है, क्योंकि उसको उसका जवाब चाहिए कि इसने ऐसा क्यों किया, मतलब उसने ऐसा कैसे किया, नंबर्स को एक साथ कैसे लेके आया। एलिस जो इजिन को घूर के देख रही होती है, अपना इजिन भी उसके तरफ देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी इजिन एलिस से नजरें चुराता है और साइड में देखता है और एलिस से कहता है मैंने नंबर्स को कभी लीड नहीं किया, बल्कि जो नंबर्स है वो मेंबर है, उन्होंने ही मेरी मदद की। इजिन का ऐसा जवाब सुन के एलिस हिल जाती है और उसके तरफ देखने लगती है। पहले तो कुछ भी नहीं कहते, फिर वो स्माइल करती है और इजिन से कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, मैं समझ सकती हूँ कि फॉरेस्ट नंबर 1 को क्यों नहीं बना सका। तो इसी बात पे दे ताली और बन जा मेरा बॉयफ्रेंड। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें मशीनरी यूनियन के अड्डे को दिखाते हैं, जहाँ पर अंदर के साइड में मीटिंग रूम होती है और मीटिंग रूम में मशीनरी का लीडर रहता है और उनके मेंबर रहते हैं सोल्जर। ये जो काले वाले बाल वाला कमांडर है वो सोचते हुए कहने लगता है अगर हम अन्य टीमों को बुलाए तो ये काम करेगा, है ना। ये सुन के वॉल्ट को भी दिखाते हैं, जो गुस्से में रहता है और कहता है कि चाहे वो कितने भी भूत जैसे क्यों ना हो, गोलियां फिर भी उन्हें मार ही सकती है। वो लोग स्ट्रांग है, यस, लेकिन अगर अन्य टीम एक साथ काम करे और हम अपनी मार्क क्षमता से उन पर हमला कर दे तो हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ये सुनकर जो कमांडर रहता है काले बाल वाला, वो आर्नल्ड की तरफ देखता है और कहता है कि क्या आर्नल्ड तुम इसे संभाल सकते हो, तुम्हारे टीम का सफाया हो चुका है और तुम स्वयं बहुत अच्छे आकार में नहीं हो, मतलब जख्मी है ना, इसलिए। ये सुन के वो टकलू कहने लगता है कि बिल्कुल मैं इसे संभाल सकता हूँ, भले ही मैं अकेला क्यों ना रहूं। ये कहने के बाद टकलू को दिखाते हैं, जो फायर अप होता है और टेबल पे हाथ मारते हुए गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि हम उन्हें मारे बिना उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। ये टकलू ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने 02 के वजह से, क्योंकि 02 ने उसकी पूरी टीम को ही खत्म वाइप आउट कर दिया होता है। तभी कमांडर को दिखाते हैं, जो साइड में देखते हुए कहने लगता है कि ओ साले नंबर, हम किसी तरह से उनसे निपट सकते हैं, लेकिन हमारी यूनियन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आपको ये यकीन है, क्या ये ठीक रहेगा? यदि हमें डैमेज ज्यादा हो गया तो दूसरे लोग हमें कम आंकना शुरू कर देंगे। कमांडर की ऐसी बात सुनने के बाद जो लीडर होता है वो गुस्सा करते हुए अपने दांत पीसता है और कहने लगता है क्या यह और भी बुरा नहीं लगेगा कि आप तीनों चुपचाप खड़े रहे और निपट रहे, और यदि तुम लोग कुछ नुकसान उठाते हो लेकिन उन लोगों को नीचे ले जाते हो। लीडर की गुस्से भरी नजरों से और बातों से सुनकर कमांडर भी कुछ नहीं कहता और वो भी थोड़ा परेशान होता है। वर्ल्ड भी जो लीडर के पास देख रहा होता है वो भी थोड़ा परेशान होता है। लोग भी फाइट के बारे में सोच के, हेड ऑन फाइट के बारे में सोच के वो भी परेशान होता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। ये लोग उसके बारे में सोच ही रहे थे, उतने में ही बाहर से दौड़ते हुए आता है अंदर की तरफ एक सोल्जर, जो परेशान होते हुए कहने लगता है अरे मालिक, चूत गई अपनी 4 टीम जो करंटली बाहर गई थी आउटसाइड अपने मिशन पर, चारों टीम के ऊपर अटैक किया है, वो भी अनलोन दुश्मन ने। ये बात सुन के जो लीडर रहता है यूनियन का, वो गुस्सा करते हुए कहने लगता है क्यों, क्या हुई। उतने में जितने भी जो मीटिंग में बंदे लोग थे वो कहने लगते हैं कि 4 टीम पर तो फिर वो सभी लोग और कहीं काम कर रहे होंगे। ये सब कुछ सुन के वो चश्मिश वाला परेशान होता है और कहने लगता है तुम्हारी माइका, पहले सुन तो लो पूरा। उन सभी पर लगभग एक ही समय पे अटैक किया गया और रिपोर्टेडली तौर पर प्रत्येक टीम लीडर की हत्या करने के बाद वो लोग गायब हो गए। चश्मिश की ऐसी बातें सुनने के बाद सभी लोग खामोश रहते हैं और हैरान होते हैं। अभी लीडर गुस्से में कहने लगता है कि क्या उन्होंने टीम लीडर को बाहर निकाल दिया और वो रिट्रीट करके पीछे हट गए। ये सुन के वर्ल्ड के तो पसीने निकल जाते हैं और वो भी ये सोचकर कहने लगता है कि ये क्या बकवास है। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि वो हमें वार्निंग भेज रहे हैं। वार्निंग की बात सुनने के बाद अपना टकलू वाला बंदा जो रहता है वो भी हैरान होता है। कमांडर के पास भी दिखाते हैं, जो वार्निंग शब्द सुनने के बाद वो भी हैरान होता है और बस वार्निंग देने के लिए 4 टीम को वाइप आउट कर दिया।
और उनके लीडर को मार दिया बस वार्निंग के लिए। वो लोग किसी समय भी हमारे की मेंबर्स को मार सकते हैं। वर्ल्ड को और टकलू वाले बंदे को दिखाते हैं, जो ये बात सोचकर वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों की भी फटी पड़ी रहती है। उतने में ही लीडर को दिखाते हैं, जो गुस्से में अपने कमांडर के पास देख रहा होता है। तभी कमांडर चिल्लाते हुए उठने लगता है और कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब तक कितना समय बीत चुका है जब से हम पर अटैक करने के लिए नंबर फोर्स को बढ़ाया है, और उन्होंने उन सटीक स्थानों का पता भी लगा लिया जहाँ पर हमारी टीम मिशन पर थी। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि सब नंबर्स ने किया है? उनके पास इतने लोग भी नहीं है और फिर भी वो अलग अलग होके वो लोग हम पर अटैक करेंगे और बिखर जाएंगे। क्या आपको सचमुच लगता है कि इसमें कोई सेंस है? उतने में वर्ल्ड और टकलू को दिखाते हैं, जो कुछ भी नहीं कहते और उसके पास देख रहे होते हैं। इन दोनों के मन में क्या चल रहा होगा मैं बताता हूँ आपको कि ये कमांडर इतना चूतिया है, इसे कमांडर किसने बनाया। अभी उतने में पूरे मीटिंग रूम में बजने लगती है वहाँ पे रिंग। मीटिंग में जो फोन रखा हुआ होता है उसमें से एक अननोन नंबर से एक कॉल आता है, और उस रिंग का आवाज सुन के सभी लोग उस कॉल को देखने लगते हैं। इतने से रिंग में दोनों की फट जाती है, कमांडर और वर्ल्ड की, जो परेशान होते हैं और रिंग के पास मतलब कॉल के फोन के पास देखने लगते हैं। उस फोन के तरफ तो मोटा भी देखने लगता है हैरान होके। उस सोल्जर को दिखाते हैं जो डोर के पास रहता है और उसके करीब ही फोन रहता है, इसलिए वो उठाने के लिए जाता है और कहने लगता है हम यहाँ से कोई आउटसाइडर कॉल नहीं कर सकते, और परेशान होकर वो फोन की तरफ जाने लगता है। जैसे ही सोल्जर उस फोन को रिसीव करता है तभी सामने से आवाज आता है, क्या तुम्हें हमारा मैसेज मिल गया? ये सुन के यूनियन लीडर को दिखाते हैं, जो आग बबूला होके गुस्सा करता है और अपने दांत पीसने लगता है। तभी वर्ल्ड को और टकले को दिखाते हैं, जो काफी हैरान हो चुके होते हैं और इतने ही बात से उनकी फटी पड़ी रहती है। तभी टकलू को याद आता है कि ये तो वॉइस उसकी है, तो ये वॉइस और किसी नहीं अपनी नंबर 2 की रहती है। टकलू के सपने में भी अपना नंबर 2 आ रहा होता है, क्योंकि उसकी टीम को पूरा वाइप आउट कर दिया होता है उसने। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग, और अपना ध्यान रखना और अपने फैमिली का भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में, और हाँ चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। अच्छा आपने कर दिया है तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक दूसरा चैनल क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि इस पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुके हैं। अगर तीसरा कॉपीराइट आ जाता है तो ये चैनल डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैं एक नया चैनल खोलने वाला हूँ। तो प्लीज भाई लोग उस पे भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 02 डायरेक्ट उनके मेन बेस पे कॉल लगाता है और उनको धमकी देता है कि मेरा मैसेज तुम्हें मिल गया ना। ये सुन के वो गुस्सा करता है अपना लीडर यूनियन का। तो अब आगे स्टार्टिंग में ही यूनियन के लीडर को दिखाते हैं, जो ये सुनने के बाद गुस्सा करता है और 02 से कहने लगता है गुस्सा होकर, क्या तुम ही नंबर्स हो? ये सुन के अपना नंबर 2 कहने लगता है कि तो तुम ही मार्क्स ग्रेन हो, यूनियन के लीडर है ना। जैसे ही नंबर 2 उसका नाम लेता है वैसे ही यूनियन के लीडर को दिखाते हैं, जो अपना नाम सुन के हैरान हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी उतने में हमें दूसरी साइड में अपने 02 को दिखाते हैं। 02 कहीं और लोकेशन पे रहता है और इनको कॉल कर रहा होता है और इनसे बात करते हुए कहने लगता है आगे। तो ठीक है मैं ये क्लियर कर दूं, हमारा मशीनरी यूनियन से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर वहाँ पे जो बैठा हुआ वॉल्ट रहता है वो मन में सोचता है हाँ ये अधिक पसंद है, भले ही आपको अपने स्किल पर पूरा भरोसा हो, हमारे पीछे हमारे यूनियन की मैन पावर हो और पूरा नेटवर्क है। इनका मतलब ये है कि ये सपने में जी रहे, क्योंकि ये लोग ये सोच रहे हैं कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क और मैन पावर है, इसलिए ये लोग पीछे हट रहे हैं हम लोग से डर के। 02 की बात सुन के मशीनरी यूनियन हंसने लगता है और 02 से कहने लगता है अरे यार मुझे हंसाओ मत, अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें करने से क्या फायदा? यदि तुम फाइट नहीं चाहते तो हम भी क्या पीछे हट जाए? ये बात सुनने के बाद नंबर 2 कहने लगता है कि हाँ पीछे हटो, और तो तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम और तुम्हारे इम्पोर्टेंट लोग सभी को एलिमिनेट कर दूंगा। 02 की धमकी सुनने के बाद यूनियन लीडर को दिखाते हैं, जो गुस्सा करता है और अपने दांत पीसता है। वहाँ पे बैठे हुए लोगों की तरफ भी दिखाते हैं, वॉल्ट और टकलू के पास। 02 की धमकी सुनने के बाद दोनों भी खामोश रहते हैं। तभी कमांडर को भी दिखाते हैं, जो ये धमकी सुनने के बाद वो भी खामोश रहता है। ये सुन के उसके चेहरे से भी पसीना निकल रहा होता है। तभी नंबर 2 आगे कहता है कि चाहे कितना भी समय लगे तुम्हें वाइप आउट करने के लिए। ये सुनने के बाद यूनियन लीडर को दिखाते हैं, जो उसके चेहरे से भी पसीना निकलता है और मन में तो बहुत गुस्सा कर रहा होता है वो, लेकिन यूनियन लीडर कुछ कहता नहीं 02 से, और यूनियन अपने मन में सोचने लगता है कि इसलिए उन्होंने टीम के लीडर को असैसिनेट कर दिया। इसका मतलब जो 4 टीम के लीडर थे उन्हें मार दिया गया। उतने में
जो चश्मिश वाला सोल्जर रहता है वो यूनियन लीडर से कहता है उसके पास जो जानकारी है उसके आधार पर हमें ढूंढना बहुत आसान होगा। ये बात सुनकर कमांडर भी परेशान होता है और उसके चेहरे से भी पसीना निकलता है और कहता है मन में हमारा किस मॉन्स्टर से पाला पड़ गया है। इवन वर्ल्ड भी हैरान होता है और अपने मन में कहने लगता है वो लोग बिना किसी टाइम लिमिट के हमारे लीडर इवन हमें भी बाहर निकालने का टारगेट बना रहे हैं। टकलू को भी दिखाते जो मन में सोचता है पर हमें बताया नहीं जाता, पर क्योंकि मैं बताता हूँ ना ये क्या सोच रहा है, क्योंकि इसकी फटी पड़ी रहती है, क्योंकि 2 नंबर ने इसकी तो लगभग जान निकाल ही दी थी। उतने में यूनियन के लीडर को दिखाते हैं जो वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना बेकार हो चुका होता है, इसलिए वो भी गुस्सा करता है और अपने चेयर से उठते हुए गुस्सा करते हुए कहने लगता है 02 से, क्या तुम्हें हमें धमकी देने की हिम्मत है। ये सुन के अपना 02 कहने लगता है कि बाप से पंगा मत लेना, लेकिन अगर हम इसे यही खत्म कर दे मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने हम पर हमला क्यों किया और कैसे किया। हमारे जैसे लोगों के पास हमेशा अपने कारण होते हैं। 02 की बात सुनने के बाद मीटिंग रूम में जो खामोशी छाई होती है उसकी बात सुनने के बाद कोई भी कुछ भी नहीं बोलता और लीडर यूनियन जो लीडर रहता है वो गुस्सा करता है पर कुछ भी नहीं कहता और अपने सोल्जर के पास देखने लगता है और वो भी ये देख के हैरान होता है क्योंकि वो लोग इतना खामोश बैठे हुए होते हैं और कुछ भी नहीं कहते। इसलिए ये देखकर यूनियन का लीडर मन में कहता है ये सभी लोग ऑलरेडी नंबर 2 की बात सुन के डरे हुए हैं। तीनों बंदे के चेहरे पे डर महसूस होने लगता है। ये सोचकर वो मशीनरी यूनियन का लीडर अपने टेबल पे हाथ मारता है और आगे मन में सोचता है सांप की पूंछ के पीछे भागते हुए इस तरह तो हमें ठीक से लड़ाई भी नहीं मिलेगी। ये सोचकर वो कांपने लगता है और फिर गुस्सा होते हुए आगे परेशान होता है और अपने अपने दांत पीसता है और दांत पीसते हुए कहता है हम पीछे हट रहे हैं। यूनियन लीडर ना चाहते हुए भी पीछे हट चुका है, इसलिए यूनियन का लीडर गुस्सा करता है बहुत। 02 यूनियन के लीडर की बात सुनने के बाद वो अपना फोन काट देता है और तो जैसे ही फोन कट होता है उतने में यूनियन का लीडर का गुस्सा और भी ऊपर चढ़ जाता है और वो फोन को नीचे गिराते हुए उसके ऊपर लात मारने लगता है। यूनियन लीडर का गुस्सा पारे पे चढ़ चुका होता है, इसलिए वो अपने ही सामान को तोड़ फोड़ रहा होता है, जैसे कि कुर्सी को भी फेंक दिया होता है उसने। यूनियन लीडर को इतना गुस्सा देखते हुए सभी लोग खामोश रहते हैं वहाँ पे, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कहता और सभी की गर्दन नीचे ही होती है। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी साइड पे दिखाते हैं जहाँ पर 02 जिस डिवाइस से मतलब हेडफोन से बात कर रहा होता है वो भी नीचे निकाल लेता है और पीछे की तरफ देखता है और कहने लगता है सभी को बता दो कि अटैक करना बंद कर दो, इस इंफॉर्मेशन को सबको बता दो। उतने में हमें छोटे वाले नंबर को दिखाते हैं जो ये सुन के स्माइल करता है और 02 से कहने लगता है कि ठीक है और लैपटॉप पे कुछ करता है और मैसेज भेज देता है सबको। फिर सीन शूट होता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर नंबर 8 के सलाइन को दिखाते हैं। ये अपने नंबर्स का अड्डा रहता है नया वाला। फिर हमें नंबर 8 को दिखाते हैं जो बेहोश के हालत में होता है। तभी नंबर 8 अपनी धीरे धीरे आंखें खोल रहा होता है। पास में बैठा हुआ नंबर ये देखने के बाद ये देखते हुए एक नंबर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे 08 उठ गया, अरे भाई लोग आ जाओ जल्दी। ऐसा शोर सुनने के बाद वहाँ पे एक एक करके सभी नंबर आ जाता है। नंबर 4 नंबर 8 के पास रहता है और उसके पीछे अपना नंबर 18 रहता है और उसके पीछे नंबर 5 और फिर उसके पीछे नंबर 6 रहता है और फिर उसके पीछे अपना छोटा नंबर रहता है और उसके पीछे नंबर 16 और फिर इजिन रहता है और नंबर 2 रहता है। नंबर 4 नजीक रहता है, इसलिए जब वो आंखें खोलता है अपना नंबर 8 तो नंबर 4 उसे ऐसे दिखता है जो कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा होता है और नंबर 4 कहने लगता है नंबर 8 क्या तुम उठ गए। नंबर 8 ने जो थोड़ी सी आंखें खोली होती है वो ये देखकर कहने लगता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं नर्क में आ गया। नंबर 8 की ऐसी बातें सुनने के बाद 04 गुस्सा करता है। सभी लोग नंबर 4 के ऊपर हंस रहे होते हैं। नंबर 8 सभी को देख रहा होता है, तभी उसको दिखता है कि अपना इजिन वहाँ पे साइड में खड़ा है। ये देखकर नंबर 8 अपने इजिन से कहने लगता है कि नंबर 1 तुम यहाँ पे क्यों हो। ये सुनकर नंबर 18 नंबर 8 को जवाब देने लगता है कि वो ये सुन के आया है कि तुम मरने के कगार पर हो, इसलिए वो यहाँ पे आया है। ये बात सुन के नंबर 8 इजिन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे अंतिम शब्द सुनने के लिए यहाँ पे आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। ये सुनकर इजिन स्माइल करने लगता है और नंबर 5 को दिखाते हैं जो वो भी स्माइल करती है और कहती है नंबर 8 से तो मौत से वापस आने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है। नंबर 5 की बात सुनने के बाद नंबर 8 जो ऊपर की तरफ देखता है और सोचता है और फिर सोचने के बाद कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगा, बस मुझे एक बात की चिंता थी। तभी आगे बात सुनने के लिए सभी नंबर उसके पास ध्यान से सुन रहे थे और देख रहे थे। नंबर 8 आगे कहता है मैं मरने के बाद आप लोगों के लिए कौन खाना बनाएगा। नंबर 8 की ऐसी अजीब बात सुनने के बाद सभी नंबर्स को दिखाते हैं जो ये सुन के हैरान होते हैं और सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी होती है कि क्या ये सोच रहा था। नंबर 8 भी खामोश हो जाता है और वो लोग भी खामोश हो जाते हैं। फिर नंबर 8 नंबर 4 से कहने लगता है कि नंबर 4 अभी नंबर
नंबर 4 कहने लगता है कि मैं ही क्यों। ये सुन के नंबर 8 कहने लगता है बेहतर ये होगा कि तुम कोरियन फ्राइड राइस चिकन बनाना सीख जाओ। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हारे लिए इसे बनाने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद नंबर 4 को दिखाते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं, क्योंकि अब तुम ही जिंदा हो तो इसे तुम ही बनाते रहो। ये सुनने के बाद नंबर 8 सांस छोड़ता है और कहने लगता है कि ये मुझे पागल बना देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों के लिए खाना बनाने के लिए जीना पड़ेगा। दूर से इजिन इन लोगों की बकचोदी देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। साइड में 02 को भी दिखाते हैं। ये देखकर वो भी राहत के साथ छोड़ता है और नंबर 18 को भी दिखाते हैं। ये बकचोदी देखने के बाद वो भी स्माइल करने लगता है। यहाँ तक कि वहाँ पे सभी जन स्माइल करने लगते हैं। नंबर खाली एक बंदे को छोड़ के नंबर 4 को, जो कि गुस्से में लो 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 कर रहा होता है। दूर से अपनी एलिस भी ये देख रही होती है और उन लोगों की मस्ती, और उतने में वो अपने पास्ट में जाती है। पास्ट में दिखाते हैं एक बंदा जो स्टेज पे रहता है और वो कहने लगता है बेस्ट बनने के लिए आपको कैम के द्वारा बनाए हुए नंबर्स लोगों के जैसा बनना होगा। ये सुन के सामने के जो सोल्जर बैठे हुए होते हैं टेबल पे, वो न्यूबी रहते हैं, वो इनको ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वो चिल्लाते हुए आगे कहने लगता है बंदा, वो लोग कॉम्बैट पावर के अलावा किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। इतना अधिक ट्रेनिंग करने के दौरान ट्रेनिंग्स का एक दूसरे को बाहर ले जाना कोई असामान्य बात नहीं है। अब इसका लेसन ये कॉमन है। ट्रेनिंग की बातें अपने वहाँ पे एलिस बैठी होती है, वो भी सुन रही होती है, वो भी न्यूबी रहती है, वो भी सीख रही होती है। उतने में एलिस आती है अपने यादों से बाहर और उनकी तरफ देखती है और कहने लगती है वो अभी भी एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, किसी भी क्षण हमला करने के लिए वो तैयार है। ये कहकर वो उन लोगों के पास देखने लगती है जहाँ पर टैटू वाले बंदे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और सब जन हंस रहे होते हैं। तभी एलिस आगे कहती है भले ही वो लोग दुश्मन क्यों ना हो, पर एक दूसरे को पसंद करते हैं एनिमी की तरह। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वेयर हाउस के बाहर 02 खड़ा रहता है। इजिन को भी दिखाते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में इजिन 02 के करीब आता है। तभी 02 इजिन को देखने के बाद कहने लगता है कि थैंक यू टू नंबर 8 को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद अपना इजिन कहने लगता है कि मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। अभी इजिन 02 से कहने लगता है कि तो मशीनरी यूनियन के ग्रुप को हमारी जानकारी पहले से ही पता थी और उन्होंने हमारे बेस पर कोऑर्डिनेट अटैक शुरू कर दिया, राइट। ये सुनने के बाद ओ इजिन से कहता है कि ओ और कोई नहीं 03 थी, ओ वही है जिसने इस बार मशीनरी यूनियन को हमारी जानकारी दे। 03 का नाम सुनने के बाद इजिन अपना हैरान होता है और 02 के पास देखने लगता है। तभी 02 इजिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है वो हमारी जानकारी केवल मशीनरी यूनियन के ग्रुप को ही नहीं बल्कि अदर्स एनिमे को भी दे सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप जितना हो सके उतना हमसे संपर्क करने से बचे। बात सुनने के बाद इजिन अपने 02 के पास हैरान भरी नजरों से देखता है पर कुछ भी नहीं कहता। तभी उतने में सीन शिफ्ट होता है। हमें एक खूबसूरत विला को दिखाते हैं जिसके अंदर एक बंदे को दिखाते हैं जो कहने लगा, सामने की तरफ देखता है और कहता है मशीनरी यूनियन शांत हो गए, हाल ही में बाहर काम कर रही उन 3 टीमों को भारी नुकसान हुआ है और तो उनके टीम लीडर को बाहर निकाल दिया गया, मतलब मार दिया गया। लोग यही कह रहे हैं कि इसी कारण उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। उस सोल्जर की बातें सुनने के बाद सामने जो बैठी हुई होती है एक औरत जो अपने दांत पीसने लगती है और कहने लगती है वो लोग मूर्ख है। अभी उतने में उसका चेहरा रिवील होता है। ये और कोई नहीं नंबर 3 रहती है। अपनी नहीं भाई लोग, ये तुम्हें ही रख लो, मेरे को भाई एलिस दे दो, तुम अपनी ये नंबर 3 ले लो, क्या पता कब मार दे। नंबर 3 जो एटीट्यूड में बात करती है वो कहने लगती है कि देखा मैंने उसे कहा था कि वो पहला मूव ना करे, लेकिन उसने एक इडियट की तरह मेरी बात सुनी नहीं। ये कहने के बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हमें एक गलियारा को दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा जो भाग रहा होता है, मतलब रनिंग कर रहा होता है, और ये कोई नहीं अपना इजिन रहता है जो रात के टाइम रनिंग कर रहा होता है। इजिन अपना दौड़ते दौड़ते एक गली के सामने आता है और वहाँ से दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो सामने की तरफ देखता है कि एक बंदा कचरे के डब्बे के साइड में एक बंदा रहता है जो घायल रहता है। उसका चेहरा तो फिलहाल दिखाते नहीं, लेकिन उसका बॉडी पे पूरा खून लगा हुआ होता है। ये देखकर अपना इजिन उसके तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है। जैसे इजिन आगे बढ़ता है तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो अपना ये डिटेक्टिव रहता है, जो पुलिस वाला नहीं क्या रहता, वो जख्मी हालत में रहता है, अपने पेट पर हाथ लगाया हुआ होता है। शायद किसी ने उसे चाकू या गोली मार रही होती है, इसलिए उधर से खून आ रहा होता है। उसको देखकर अपना इजिन उसको आवाज देता है, कहता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव को जैसे ही आवाज आती है वो सामने की तरफ देखता है गुस्से में। डिटेक्टिव को ऐसा लगा कि दुश्मन है तो वो सामने की तरफ गुस्से में देखता है तो वहाँ पे अपना इजिन खड़ा रहता है, इसलिए वो शांत होता है
और परेशान होकर कहने लगता है तुम। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एबी मंगा एक्सप्लेन में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईजिन जॉगिंग करते हुए गलियों में भटक रहा होता है और गलियों में जख्मी हालत में डिटेक्टिव रहता है और वो ईजिन को देखने के बाद कहने लगता है कि तुम तो अब आगे। तो स्टार्टिंग की शुरुआत में हमें जख्मी डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो अपने घावों पे हाथ रखते हुए ईजिन की तरफ देखता है और परेशान होता है और कहने लगता है ईजिन को देखते हुए तुम यहाँ पे क्यों हो। ये सुनकर अपना ईजिन झुकने लगता है और डिटेक्टिव से कहने लगता है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं रनिंग करने के लिए बाहर आया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि क्या आप ठीक हो। ये कहने के बाद ईजिन अपना डिटेक्टिव के पास बैठ जाता है और उसके घाव की तरफ देखने लगता है। ईजिन पास आया होता है इसलिए डिटेक्टिव परेशान होता है और ईजिन से कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे खड़े मत रहो और घर पे चले जाओ। लेकिन अपना ईजिन डिटेक्टिव की बातों का जवाब नहीं देता और घाव की तरफ देखने लगता है और डिटेक्टिव से कहने लगता है घाव देख के आपका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इसलिए आप घाव पर अपना दबाव बनाए रखे। अब तक मैं 911 पे कॉल करता हूँ। ईजिन की ये बात सुनने के बाद डिटेक्टिव परेशान होता है और उसे मना करने लगता है और कहता है ईजिन से इसे भूल जाओ, जहाँ से बस चले जाओ यहाँ से। यदि तुम मेरे पास रुकोगे तो तुम्हें भी इसमें घसीटा जाएगा। लेकिन अपना ईजिन उसकी बात नहीं सुनता और अपना फोन निकालता है, लेकिन वहाँ पे कदमों की आवाज आने लगती है, इसीलिए अपना डिटेक्टिव साइड में देखने लगता है और परेशान होता है देखकर। ईजिन भी साइड में देखने लगता है क्योंकि कदमों की आवाज उसे भी आती है, तो वो भी साइड में देखता है। तो साइड में दो बंदे आ रहे होते हैं नकाशपोश। उसमें से एक बंदा कहने लगता है मैंने सोचा था कि तुम उस डिटेक्टिव के साथीदार हो, पर तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम उसके साथीदार हो, सही कहा ना? तो तुम कौन हो लिटिल ब्रैट। उतने में डिटेक्टिव उन दोनों को आता हुआ देखकर परेशान होता है और ईजिन से कहने लगता है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के ईजिन अपना वही खड़ा रहता है और साइड में घूमता है और उन लोगों के पास देखता है और फोन से बात करने लगता है कि हाँ, मेरे यहाँ एक मरीज है जिसे नाइफ से चोट लगी है। ऐसा लगता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज हुआ है और उनका बहुत सारा खून बह चुका है, इसीलिए क्रिटिकल सिचुएशन है। उतने में ही सामने वाला कहने लगता है कि लोकेशन ये है क्या? तो अपना ईजिन कहने लगता है कि हाँ, यही लोकेशन है। ईजिन के इतने गट्स देखने के बाद दोनों में से एक जन कहने लगता है ईजिन से तू साले कमीने, तू ये क्या कर रहा है? अरे यार, हमें देखने के बाद तू अब फोन भी नहीं काटेगा। डिटेक्टिव ये सुनने के बाद परेशान होता है। तभी उन दोनों में से बंदे ईजिन की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और जल्दी करो और उसे भी मार दो। अपने साथी की बात सुनने के बाद वो बंदा अपना नाइफ निकालता है अपने पास से और ईजिन के ऊपर स्लैश मारने के लिए जाता है। तभी ईजिन अपना फोन थोड़ा साइड में लेता है और उसकी तरफ घूर के देखता है। उतने देर में वो बंदा ईजिन के ऊपर एक स्लैश अटैक मारता है, लेकिन ईजिन अपना साइड में हटके उसे डॉच कर लेता है और उसके हाथों की कोनी पकड़ लेता है और दूसरे हाथों से अपनी कोनी उसके चेहरे पे दे मारता है, जिसके वजह से उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वो बंदा ग्राउंड पर गिरने लगता है। ये देखने के बाद दूसरा बंदा अपना नाइफ निकालता है और ईजिन की तरफ भागते हुए आने लगता है। में अपना ईजिन उसको आता हुआ देख के एक स्टेप पीछे हट जाता है क्योंकि उसने नाइफ चला दिया होता है और ईजिन के चेहरे से थोड़ा दूरी से निकल जाता है, जिसके वजह से ईजिन उसे डॉच कर लेता है। फिर भी वो बंदा ईजिन को दूसरे बार स्टैप करने जाता है और उसके ऊपर एक स्लैश मारता है। ईजिन उस स्लैश को भी अवॉइड कर देता है और नीचे झुकते हुए उसको डॉच कर लेता है। ये देखकर दूसरा वाला बंदा गुस्से में घूमता है और एक स्लैश मारता है, लेकिन ईजिन उसे झुकते हुए डॉच कर लेता है। और वो बंदा यहीं पे नहीं रुकता, कंटिन्यूअसली ईजिन के ऊपर स्लैश मारता है, जिसके वजह से ईजिन भी उस स्लैश को डॉच करने लगता है और एक मौका पाता है और फिर उसके तरफ देखने लगता है और रिएक्ट करता है जल्दी से और उसके साइड में चला जाता है और अपने हाथों से उस बंदे का हाथों को टैप करता है और दूसरे हाथों में जो मोबाइल रहता है वो ऊपर की तरफ उठाता है और सामने वाले एनिमे के सर पे दे मारता है, जिसके वजह से उसके चेहरे से निकलता है खून और वो पीछे हटने लगता है अपना चेहरा पकड़ते हुए, जिसकी वजह से उसकी टोपी भी गिर चुकी होती है और वो दर्द में रहता है। इतने में ईजिन अपना साइड की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो पहले वाला बंदा उठ चुका होता है और ये देखकर वो बंदा भी हैरान होता है। तभी उतने में ही वो बंदा अपने साथीदार के पास चला जाता है और ईजिन अपना एक साइड में खड़ा रहता है, अपोजिट साइड में वो दोनों बंदे खड़े रहते हैं। उन दोनों को मार खाता हुआ देख के अपना डिटेक्टिव रहता है, ये देखकर वो भी परेशान होता है और उसको भी क्वेश्चन आते हैं। ये देखने के बाद वो डिटेक्टिव भी परेशान होता है और बौखला जाता है और उसे याद आता है मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये सुना कि उसने असेंबली मैन ऑफिस में जाके सभी गार्डों को मार गिराया है। आखिरकार ये है कौन? इसका अलग ही ऑरा है। इन प्रेजेंट का दिखाते हैं। ईजिन अपना खड़ा रहता है और उनके तरफ घूर घूर के देखने लगता है। सामने की तरफ दोनों बंदे की हालत खराब हो चुकी होती है और वो भागने का सोच रहे होते हैं और कहते हैं डैम इट, हम इसे अगली बार देख लेंगे। ये कहकर वो पीछे मुड़ते और वहाँ से भागने लगते हैं। अपना ईजिन उनको जाता हुआ देख रहा होता है और उनके तरफ घूर घूर के देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। ईजिन उन लोगों के पास देख रहा होता है और डिटेक्टिव ईजिन के पास देख रहा होता है। उतने में ईजिन डिटेक्टिव के पास देखता है और कहने लगता है क्या आपने घाव पर दबाव बनाया हुआ है? ये सुनने के बाद डिटेक्टिव थोड़ा चौंकते हुए कहने लगता है कि हाँ,
ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल को दिखाते हैं, जिसके अंदर ऑपरेटर रूम को दिखाते हैं, जिसके अंदर उसी डिटेक्टिव का लड़का रहता है और उसका कलीग रहता है। डॉक्टर उनके पास आता है और कहने लगता है उनसे सौभाग्य से सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हो गई, लेकिन उसे होश में आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद उसका लड़के को दिखाते हैं जो खुश होता है और उन्हें थैंक यू कहने लगता है। उसका इतना अच्छा व्यवहार देखने के बाद सामने वाला डिटेक्टिव जो रहता है वो इतना खुश रहता है कि वो उसके सर पे हाथ रख के शाबाशी देने लगता है। पीछे के साइड में अपना ईजिन खड़ा रहता है कोने में और ये सब कुछ देख रहा होता है। अपना ईजिन कुछ सोच रहा होता है और अगले पल वहाँ से चले जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल का बाहर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर चीफ के चेले को दिखाते हैं, अपने दांत पीसता है और सामने वाले से कहने लगता है कि समस्या ये है कि उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रहते हैं और वो बेलगाम घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो इलीगल ड्रग्स को बेचते और गंभीर समस्या पैदा करने के लिए मार्केट सर्च करने के बहाने का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रुप को पहले से इनके कारण हैवी डैमेज हो चुका है। चीफ का चेला ये अपने एजेंट से कह रहा होता है और एजेंट ये सुनने के बाद अपना सोच में जाता है, उन दोनों बंदे के बारे में सोचता है और फिर एजेंट सोचने के बाद चीफ के चेले को कहने लगता है वो किसी न किसी तरह से उनसे जुड़ा हुआ होगा। इससे पहले हुई फाइट के दौरान उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के बिना नाइफ से हमला कर दिया था। एजेंट की ये बातें सुनकर चीफ भी वहीं पे रहता है और वो भी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ चीफ और उसका चेला भी हैरान होता है और नीचे राइटर ने लिखा हुआ होता है तो ये कह रहा है कि उन्होंने स्वयं इन लोगों को खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि ईजिन ने नाइफ वाले बंदों को कूट दिया है। उतने में चीफ ईजिन से कहने लगता है किसी भी सिचुएशन में वो खतरनाक है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम नहीं आते तो डिटेक्टिव सच में खतरे में पड़ जाता। चीफ की बातें सुन के ईजिन अपना खामोश रहता है और उस बात को सोचने लगता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल को दिखाते हैं जो 5 स्टार होटल रहता है। फिर हमें वहाँ पे कुछ न्यू कैरेक्टर को दिखाते हैं, जिसके सामने वही 2 बंदे रहते हैं जो अपने एजेंट से मार खा चुके होते हैं। वो उनके सामने झुक रहा होता है उस टकले के सामने। यही वो टकलू चमन है जो इन लोगों का बॉस है। इसका नाम कांग है। बॉस कांग उन दोनों से कहता है तुम्हारा ये मतलब है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। सुनकर जो बंदे झुके हुए होते हैं उस बॉस के सामने, वो उसमें से एक बंदा कहने लगता है बॉस से इसी बात पे मैं अपोलॉजी मानता हूँ, कोई हमारे बीच में आ गया। ऐसा ही ये सेंटेंस खत्म होता है, उतने में एक सिगरेट का एस्ट्रे आता है और उसके सर पे लग जाता है और तो इसे फेंक के मारने वाला वही बॉस कांग रहता है जो टकलू बंदा रहता है। तो ये सुन के सिगरेट का एस्ट्रे उसे फेंक के मारता है। ग्राउंड के कारपेट को दिखाते हैं जिसके ऊपर खून गिर रहा होता है। बॉस ने जिसको मारा होता है फेंक के, वो उसके नाक पे लगता है और खून निकल रहा होता है, लेकिन वो बंदा बॉस कांग के सामने झुका हुआ रहता है। इतने में वो बॉस कांग कहने लगता है अपने बंदों से यदि वो डिटेक्टिव फिर से घूमना शुरू कर दे तो वो एक समस्या बन जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी करो और इस मैटर को फिनिश कर दो। बॉस की बात सुन के वो 2 बंदे रहते हैं वो झुके हुए रहते हैं। वो कहने लगते हैं कि समझ गए सर। अभी कांग बॉस अपने दूसरे बंदे के पास देखता है और कहने लगता है तुम्हें भी अपना इसमें स्टेप रखना होगा। बॉस कांग ने जिस बंदे को कहा रहता है वो बंदे को दिखाते हैं। वो कहने लगता है कि हाँ ठीक है। इतने में हमें और एक बंदे को दिखाते हैं जो परेशान होता है और कांप रहा होता है। उसके चेहरे पे भी परेशानी दिख रही होती है और वो मन में सोचता है ये कमीने पागल है। यह सोचना कि वो बिना किसी संकोच के बिना डिटेक्टिव को मारने की कोशिश करेंगे और तो फेल होने के बाद भी वो फिर से उसके पीछे जाने की योजना बना रहे हैं, ये सोचकर वो पागल हो रहा होता है। उतने में एक आवाज आता है और कहने लगता है कि बॉस कांग। ये कहने वाला और कोई नहीं वो टकलू बॉस रहता है। वो आगे कहता है उससे ये काफी परेशानी का विषय बन गया है, फिर ये सफाई हम पर छोड़ दीजिए, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा किया हमें आगे बढ़ने के लिए अपने बिजनेस के साथ का करने दे, हम आपको अच्छा भुगतान करेंगे। ये सुनकर उस बंदे को दिखाते हैं जो जिसके चेहरे से पसीना निकलता है और वो भी कहने लगता है कि ओह यस। उस बंदे का अप्रूवल मिलने के बाद टकलू बॉस हंसने लगता है और कहता है अच्छा चलो अब से मिलकर अच्छा काम करेंगे, ड्रग्स बेचना इनके हिसाब से अच्छा काम है। तो ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मांगा एक्सप्लेन में। और हाँ चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। तो फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड। स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो कुछ सुनने के बाद वो परेशान होता है और कहने लगता है कि क्या एक हाई स्कूलर। बंदे को तो आपने पहचाना ही होगा क्योंकि जुने एपिसोड में ये बंदा आया था एक बार। उतने में हमें और एक बंदे को दिखाते हैं जो वहीं पे बैठा हुआ रहता है और कुछ बात सुनने के बाद
बाद कहने लगता है वो भी, अरे यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हाई स्कूलर लड़का ऐसे कहने के बाद वो सोच रहे होते, तभी उसको याद आता है एक बंदे के बारे में। वो अपना इजिन रहता है। पुराने एपिसोड में इजिन ने इन लोगों के बंदे को धो दिया था, क्योंकि वो लोग चीप के अड्डे पे आके चीप की जगह लेना चाहते थे इसलिए। और इजिन को इमेजिन करते हुए उन दोनों की तो बहुत फट जाती है और उनके मुंह से भी आवाज आने लगती है, ओ नहीं। अभी उतने में पहले वाला बंदा जो परेशान होता है और कहने लगता है कि ओ ठीक है सब। ये सुनकर सामने वाला बंदा खांसने लगता है और वो भी परेशान रहता है। तभी वो पहले वाला बंदा कहता है कि अच्छा उस बच्चे ने ये होते हुए देख लिया, इसलिए मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से जासूस बच गया होगा, मतलब डिटेक्टिव बच गया होगा उससे। तभी हमें पता चलता है कि उन दोनों के अलावा वहाँ पे चीप होता है और दूसरा वाला बंदा ड्रिंक उठाते हुए कहने लगता है चीप से कि मैंने भी कुछ सुना है, लगता है बॉस कांग की टीम अचानक से साइलेंट हो चुकी है, यहाँ तक कि उनके लड़के लोग भी चूहे की तरह छुपे हुए हैं। ये सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा भी कहने लगता है हाँ हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने भी ये सुना है। इन दोनों की बात सुन के चिप कहने लगता है बॉस कांग तुम्हारा मतलब कांग चेवाल जंग से है। वो बंदा जो पिछले कुछ समय से यह कहकर हंगामा मचा रहा था कि वो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, वो अचानक से चुप हो गया है। चिप की ये बात सुनकर दोनों में से एक बंदा कहने लगता है हाँ मैंने भी यही सुना है, मेरे बच्चों में से एक ने मुझे बताया और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे खुद इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये झूठ नहीं लगता। जाहिर है बॉस कांग ने खुद को अपनी जगह पर बंद कर लिया है और तो वो बाहर भी नहीं निकला। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक न्यू बिजनेस सेटिंग करने के लिए व्यस्त है। इतने में दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो चीफ की तरफ देखता है और कहने लगता है चीफ से बहुत अच्छा, आप इस हाली घटना के बारे में क्या सोचते हो। चीफ को दिखाते हैं जो हंसते हुए कहने लगता है उस बंदे से तुम मुझे जानते हो, मैंने उस दुनिया से दूरी बना लिया हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें शामिल होने का क्या मतलब है। ये सुन के वो दोनों भी बंदे चीफ से कहने लगते हैं एक ही साथ में यह सच हो सकता है, लेकिन वो लोग आगे क्या बात करते हैं ये हमें बताया नहीं जाता। तभी उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर उस डिटेक्टिव के बच्चे को दिखाते हैं जो सूप पी रहा होता है और तो बहुत सारा खाना उसके सामने होता है। तभी हमें चीफ के चेले को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव के लड़के के सामने बैठा हुआ होता है और उससे कहने लगता है अरे तुम मेक श्योर कर लो कि तुम ठीक से खाना खा सकते हो ना, अभी तुम्हें चोट लगे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, तुम अपने साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये बात सुन के डिटेक्टिव का लड़का थोड़ा देर के लिए खामोश रहता है, फिर चीफ के चेले के पास देखने लगता है और आगे कहता है मुझे भी भूख नहीं लगी है क्योंकि मेरे डैड अभी उठे नहीं है। ये सुन के चीफ का चेला कहने लगता है कि अरे यार तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम जन्मों जन्मों के भूखे हो। चीफ के ऐसी बातें सुन के वो भी थोड़ा शर्मा जाता है और कहने लगता है ओ अच्छा ऐसा लगता है क्या आपको। फिर चीफ उस लड़के से कहने लगता है कि क्या डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारे डैड जल्दी ही होश में आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। यदि तुम्हारे डैड को ये पता चला कि तुम खाना नहीं खा रहे हो वो फिर से बेहोश हो जाएंगे, इसलिए बच्चा पेट भर के खाना खा ले। चीफ की बात सुनकर वो भी स्माइल करने लगता है और चीफ से कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया। चीफ के चेला भी उस बच्चे को देखने के बाद वो भी स्माइल करता है और उसके पास देखने लगता है। उतने में डिटेक्टिव का लड़का कहने लगता है कि मेरे तरफ से अंकल डिस्ट्रिक्ट को भी बता देना मेरे तरफ से उनको थैंक यू। ये सुन के चीफ का चेला कहने लगता है कि अरे ठीक है तुम खा लो। फिर हमें थोड़ी देर के पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चीफ को दिखाते हैं जो बाहर सुट्टा मार रहा होता है और चीफ का चेला चीफ के पास आने लगता है। उतने में चीफ कहने लगता है बिजनेस साइड पे जाके जांच करो और हॉस्पिटल में जाओ और ये मेक श्योर करना कि डिटेक्टिव गो के लड़के को देखभाल की जा रही है। चीफ की बात सुन के चीफ का चेला कहने लगता है केवल मैं अकेले ही भाई। ये सुनकर चीफ कहने लगता है कि हाँ तुम अकेले ही जाओ, क्योंकि इमेजिन करो कि कोई मेरा चेहरा पहचान लेगा तो, और उसके डैड के ऐसी हालत में क्या आपको सचमुच ये लगता है कि वो बच्चा ठीक से खाना भी खा रहा होगा, इसलिए तुम उसके पास जाओ और उसे कुछ खाना खिलाओ और उसके लिए नाश्ता भी ले आओ, और तो मैं उसे कुछ पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन यदि ये बात फैल गई कि डिटेक्टिव गो के बेटे ने हमसे पैसे लिए हैं तो यह बहुत बड़ी समस्या होगी। चीफ की ऐसी बातें सुन के चीफ का चेला स्माइल करता है और कहने लगता है कि मैं समझ गया। ये बात सोचकर कहानी प्रेजेंट में आती है और आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं चीफ, पर आप बहुत अच्छे हो चीफ। ये कहकर चीफ का चेला स्माइल करने लगता है। फिर उन लोगों का खाना हो जाता है और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर जाके कुछ स्नैक्स ले लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसके अंदर चीफ के चेले के पास दिखाते हैं जो स्नैक्स और उसने कोल्ड ड्रिंक ले ली होती है और उसके हाथों में रहती है। दोनों भी लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी डिटेक्टिव का लड़का चीफ के चेले के पास देखने लगता है और कहता है आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की
कोई जरूरत नहीं थी। ये सुन के चीप का चेला कहने लगता है, तुम आगे इंतजार करते करते कंटाल जाओगे, इसलिए कम से कम कुछ तो होगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, और अगर कोई कुछ भी नहीं कहेगा तो तुम फिर से भूख से मर जाओगे। जब तुम खाना खा लो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए और भी लेके आ जाऊंगा। ऐसी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव के लड़के को दिखाते हैं, जो अपना सर झुका लेता है और चीप के चेले को कहने लगता है कि थैंक यू आपका। उतने में हमें लिफ्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लिफ्ट ऊपर की तरफ आ रही होती है एक माले पे आने के बाद लिफ्ट डिंग करने लगती है। लिफ्ट का आवाज सुनने के बाद दोनों भी सामने की तरफ देखने लगते हैं लिफ्ट के पास। तभी लिफ्ट खुलने लगती है और एक बंदे को दिखाते हैं जो लिफ्ट खुलते हुए दिखा रहे होते हैं। तभी लिफ्ट पूरी तरह से खुल जाती है और हमें दिखाते हैं कि लिफ्ट के अंदर 3 बंदे रहते हैं और तीनों ने भी मास्क पहना हुआ होता है। उन तीनों को देखने के बाद चीप का चेला को भी जरा सस्पियस लगता है, वो भी थोड़ा हैरान होता है और उनके तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। उन तीनों को भी दिखाते हैं जो चीप के तरफ देख रहे होते हैं, तो चीप आगे चढ़ नहीं रहा होता है, इसलिए अपना डिटेक्टिव का भी लड़का उसको देखने लगता है चीप को। तो तभी वो डिटेक्टिव का लड़का कहने लगता है कि अंकल क्या आप अंदर नहीं जाओगे। ये बात सुनकर चीप का चेला थोड़ा परेशान होता है और फिर खुद को संभालने के बाद डिटेक्टिव के लड़के के पास देखता है और स्माइल करता है और कहने लगता है उससे, क्या तुम कन्वीनियंस स्टोर पे जाके मुझे आइस कॉफी ले आ सकते हो? तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम आ जाना। ये कहकर चीप का चेला लिफ्ट के अंदर जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख के लड़का कहने लगता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। तभी चीप को दिखाते हैं जो लिफ्ट के अंदर जाता है और फिर उनके आगे के साइड में ही रुकता है और घूम जाता है और डिटेक्टिव के लड़के के पास देखने लगता है। डिटेक्टिव के लड़के को भी दिखाते हैं जो उधर ही खड़ा रहता है और उन्हें जाता हुआ देख रहा होता है और लिफ्ट बंद हो रही होती है। उतने में लिफ्ट बंद हो जाती है पूरी तरह से और लिफ्ट जाने लगती है ऊपर की ओर। लिफ्ट का चेला जो लिफ्ट के अंदर है वो भी थोड़ा परेशान होता है और इन लोगों को देखने के बाद सोचता है ये लोग, इनमें कुछ तो बात है जो परेशान करने वाली है। वो लोग डेफिनेटली नॉर्मल पीपल नहीं है और हालांकि उनमें से दोनों भी नजर नहीं आ रहे हैं और तो उनमें से एक बंदे के हाथ में नाइफ के कट लगे हुए हैं। ये कहकर चीप का चेला बटन की ओर देखने लगता है। उन्होंने बटन 8 माले का दबाया हुआ होता है। चीप का चेला ये देखकर परेशान होता है और कहने लगता है कि ओ नहीं, ये वही फ्लोर है जहाँ पे डिटेक्टिव गो का रूम है। नो वे। ये कहते ही वहाँ पे डिंग बजती है। वो 8 माले पे आ चुके होते हैं और उतने में लिफ्ट खुलती है। पहले तो अपना चीप का चेला बाहर निकलता है, थोड़ा आगे की ओर जाने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है और नाटक करते हुए कहने लगता है कि हॉस्पिटल का रूम कहाँ पर है, इधर है या उधर है। डिटेक्टिव ये कहकर पीछे की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो लोग आए हुए होते हैं। वो चीप के चेले के बाजू से निकलते एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें पता है कि रूम नंबर क्या है और वो कहाँ पे है। चीप का चेला उनके तरफ देखने लगता है और वो रूम की तरफ जा रहे होते हैं। चीप का चेला ये देखने के बाद वो हैरान होता है और मन में कहता है कि डैम इट, डिटेक्टिव गो के हॉस्पिटल का रूम का जाने का भी यही रास्ता है। तभी उतने में डिटेक्टिव जहाँ पे कमरे में रहता है उसके बाहर उसका नाम लिखा हुआ होता है और वो तीनों बंदे उस नेम को देख रहे होते हैं और उसके रूम के बाहर ही आए चुके होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो रुकते और फिर अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और उतने में ही जो पहले वाला बंदा रहता है वो थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। उतने में ही चीप का चेला चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम सालों कमीनों, और उसके हाथों में जो बैग रहती है उससे अटैक करता है और वो सीधा एक बंदे के चेहरे पे लगता है। जैसे वो बंदे को लगता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरने लगता है और जो थैला फट जाता है, इसके वजह से सभी कैन नीचे की तरफ गिरते हैं। उसके बंदे को मार खाता हुआ देख के दोनों भी साइड में देखते हैं और जो बंदा ये देख के हैरान होता है वो एक नाइफ निकालता है। उस नाइफ से चीप के चेले के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चीप के दूसरे हाथों में एक बक्सा रहता है, जिसके वजह से वो बक्से को सामने की तरफ करता है। उस बंदे का अटैक उस बक्से पे लग जाता है, जिसके वजह से चीप के चेले को टाइम मिलता है और वो अपनी किक उसके पेट पे मारता है, जिसके वजह से उसका नाइफ भी नीचे की तरफ गिर जाता है और वो बंदा उड़ते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है ग्राउंड पर। उनका जो तीसरा वाला बंदा था जो डोर के पास था वो उनके तरफ देखने लगता है। चीप का चेला जो दूसरे वाले बंदे को मार रहा होता है, उतने में जो पहले वाला बंदा रहता है वो उठता है और चीप के चेले के पीछे आ जाता है और एक पंच बनाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक पंच मार के वो पंच सीधा चीप के चेले के मुंह पे ही मार देता है, जिसके वजह से वो थोड़ा पीछे चला जाता है और उसके मुंह से थोड़ा खून निकलता है। वो अपने दांत पीसता है और वो गुस्सा करता है और अपना एक पंच बना के उसके ठुड्डी पे दे मारता है। पंच में इतनी ताकत रहती है कि वो बंदा वही नॉक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उतने में ही दूसरा वाला बंदा जो
नाइफ लेता है और भागते हुए चीप के चेले के पेट में मारने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। चीप का चेला उसे आता हुआ देख के अपने दांत पीसता है और फिर घूमता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, उसी वाला हाथ पकड़ लेता है जिसमें नाइफ रहता है। अपने दोनों हाथ से उसके नाइफ वाले हाथ को पकड़ लेता है। दूसरा वाला बंदा पूरा दम लगा लेता है अपना नाइफ उसके पेट में घुसाने के लिए, लेकिन चीप का चेला थोड़ा मोटा रहता है, हट्टा कट्टा, इसलिए वो उसको ढकेल नहीं पाता सही से। उतने में तीसरे वाले बंदे को दिखाते हैं जो ये देख के अंदर के तरफ जा रहा होता है। उसे जाता हुआ देख के चीप का चेला उसे देख लेता है और कहता है कि नहीं, उसे जाने नहीं दे सकता। ये कहकर वो गुस्सा करता है और अपना सर लेता है और सामने वाले के चेहरे पे दे मारता है, जिसके वजह से सामने वाले दुश्मन के चेहरे से भी खून निकलने लगता है। उतने में चीप के चेले को ये मौका मिलता है तो वो उस रूम के तरफ भागने लगता है, लेकिन चीप के चेले के पास एक नाइफ वाला अटैक आ रहा होता है, उसके तरफ बढ़ रहा होता है। उस अटैक को आता हुआ देख के चीप का चेला हैरान होता है और अपने हाथों को सामने की तरफ करता है, जिसके वजह से नाइफ उसके हाथों में धंस जाता है। लेकिन चीप का चेला हार नहीं मानता और दूसरे हाथों से अपना पंच बनाता है और उसके चेहरे पे दे मारता है। वो बंदा वहीं पे नॉक होता है, पर लेकिन चीप के दूसरे हाथों से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो अपनी परवाह न करते हुए वो वहाँ से भागते हुए डिटेक्टिव के रूम में जाने लगता है बड़े तेजी से। रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो तीसरा वाला बंदा डिटेक्टिव के बेड की तरफ जाने लगता है और उसके हाथों में होता है धारदार नाइफ। वो तीसरा वाला बंदा डिटेक्टिव के बेड के पास जाने लगता है। उतने में रूम के डोर पे अपना चीप का चेला आता है और उससे कहने लगता है, तुम ये क्या करने की सोच रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो कमीने बास्टर्ड। ये कहकर चीप का चेला भागते हुए उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी चीप के चेले को बंदे को आता हुआ देख के वो बंदा पीछे की तरफ देखने लगता है। उतने में क्या होता है पता नहीं, पर लेकिन चीप का चेला जो कुछ देख के हैरान होता है। तभी हमें पता चलता है कि उस बंदे ने चीप के चेले के पेट में चाकू मार दिया होता है, मतलब नाइफ मार दिया होता है। ये देखकर चीप का चेहरा भी हैरान होता है और फिर ग्राउंड पे हमें खून को दिखाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और अगले एपिसोड में अपने इजिन भाई आने वाले हैं, उसने हमें कॉल करके बता दिया है। तो ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना भाई लोग। तो अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।